तीनों में कोई दिक्कत? मैं एसॉर्ट को अपना करियर क्यों चुनूं? मेरा दूसरा सवाल, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं? और तीसरा सबसे प्रमुख चीज कि एक ऐसा सिस्टम क्या होना चाहिए जिसको सब कोई मिलकर फॉलो करे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, कुछ भी करो, सबसे पहली चीज क्या होती है पता है आपको? सबसे पहली चीज सोचना। मानते हो? अगर आपको कुछ भी, अगर आप सो रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कभी कि यार कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है? आप जब कभी भी सुबह उठते हो तो आप सबसे पहले सोचते हो। मानते हैं ना? सोचना बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी ये सवाल आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज मत बोलना। ये बात मैं अपनी सीवाईपी ट्रेनिंग में जरूर बताता हूँ। हेनरी फोर्ड ने कहा कि आपको क्या लगता है, सोचना मुश्किल काम है या आसान काम है? सच बताना, सोचना मुश्किल काम है आसान काम है? सोचना, आप सोच रहे हो ना कुछ, कितना आसान है, देख लो, बहुत आसान काम है ना? सोचना बहुत आसान काम है। लेकिन हेनरी फोर्ड का कहना है कि सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पता है क्यों? क्योंकि सही सोच क्या होगी, ये कोई नहीं सोच पाता। समझना, मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझना। सही सोच क्या होगी? थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, व्हिच इज प्रोबेबली द रीजन वेरी फ्यू एंगेज टू इट। हम लोग सोचते ही नहीं, चल रही है जिंदगी जैसे चल रही है, चल जाएगी, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं तमाम होती है, चल जाएगी, ये सोचते हैं ना हम जनरली। लेकिन जब तक हम लोग टारगेट नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं कि भाई करना क्या है, तब तक मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो चलिए आपको सोचवाने का काम करते हैं। सोचवाएं कुछ? यस पक्का? यस सारे लोग? यस। मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग अभी से 3 साल बाद क्या कर रहे होगे? कौन सा साल चल रहा है अभी? 2021। कोरोना से हम लोग निकल कर आ गए हैं जिंदा, वन पीस में। अगले 3 साल में क्या होगा? मेरी जिंदगी कहाँ होगी? आप क्या कर रहे होगे? सोचा कभी? सोचते हैं ना? चलो सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे कि भाई कुछ भी हो, मैं 3 साल में ये पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा। कुछ लोग शायद अभी होंगे 3 साल में मुझे उस लड़की से शादी कर ही लेनी है, कहीं उसकी शादी कहीं और ना हो जाए। कुछ ऐसा भी सोच रहे? टारगेट है सबके अपनी लाइफ में, टारगेट है कुछ ना कुछ। कुछ ये सोचते हैं कि अगले 3 साल में कम से कम 5 लाख रुपए मैं अपने लिए बचा लूंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाहर में क्या दुनिया, मेरे को क्या मतलब है, जैसे पिछला साल बीत गया, ये साल भी बीत जाएगा, अगले 3 साल भी बीत जाएंगे। सोच है ना? लेकिन सोचना इज द हार्डेस्ट थिंग। याद है ना हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था? सबसे मुश्किल काम है सोचना। अगले 3 साल में क्या? दिमाग पे जोर। 2021, अगले 3 साल के बाद 2024 में क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग चल रही होगी, आप ऐसे ही बैठे होगे, किसी ट्रेनिंग का हिस्सा बने होगे या ट्रेनिंग दे रहे होगे, आपका अपना सेंटर होगा, या क्या पता कुछ और कर रहे हो आप? थोड़ा मुश्किल सवाल है, थोड़ा और मुश्किल कर दिया। 3 साल में समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले 5 साल में क्या कर रहे हो? 2026 में आप क्या कर रहे हो? कोई आइडिया है? कोई बताना चाहे सर ये तो मैं कर ही लूंगा कुछ भी हो जाए? कोई? कम ऑन, बी ए वॉलंटियर। कोई है जो बताना चाहेंगे कि सर मुझे लगता है मैं 5 सालों में, हाँ प्लीज बताओ ना, 5 सालों में ये तो मैं कर रही हूँ जी। मेरा नाम सोनी है, मेरी लाइन से सोनी सीनियर है, इन्फ्लुएंस से बबीता सीनियर है, मार्कस पेपर पॉइंट सीनियर है। ओके सर जैसा आपने पूछा 5 इयर्स आफ्टर, बहुत टाइम पहले भी मतलब हम लोग खुद से बनाए हुए हैं कि हाँ 5 साल बाद क्या करना है। अभी तो फिलहाल एसोर्ट में है और कहीं ना कहीं एसोर्ट के वे पे आगे जाना है। तो इसके बाद एस के बाद एवीओ के बाद वेटरनरी।
तो वो सारे रेंट्स जो है कंप्लीट करना, उसके बाद उनसे जो इनकम आएंगे, जो भी ड्रीम्स है मेरे खुद की कि हाँ मम्मा को अपना ईयर स्टड देना है मुझे, तो सारे जो भी हैं उन सारे को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना एक बात। और एक और मेरी हैंडक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो एसोर्ट में लॉन्च हो जाएगा। गुड प्लानिंग है ना, एक टारगेट है ना, सोच रखा है कि ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसे करना एक बार प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। किसी ने कुछ सोचा कि 5 साल में तो ये तो होना ही होना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 5 साल सोचने में थोड़ा और मुश्किल लग रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसे और मुश्किल कर देता हूँ। आज से 10 साल बाद क्या होने वाला, 2031 में क्या होगा? मैं आपको बताऊं, अगर मुश्किल है ना, मैं ये एग्जांपल देता हूँ अपने ट्रेनिंग में, अगर मुश्किल है ना तो कभी सड़क पे निकल के बाहर देखना और आते जाते लोगों को देखना और सोचना कि क्या मेरी जिंदगी इसकी तरह होगी। ये जो साइकिल पर बैठ कर जा रहा है, या ये जो बाइक पर बैठ के निकल के, भाई साहब पीछे बीवी बिठा रखी है, गोद में एक बच्चा बिठा रहा है, बच्चा उमा कर रहा है और वो बोल रहे हैं साइड हट ले, किनारे हट ले, है ना, देख के चला ले। ये जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम यही जिंदगी जिएंगे? तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए भी देता हूं क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आम तौर पर आम जिंदगी में आम लोगों के साथ कंपैरिजन करके देखो कि क्या मुझे इसकी जैसी जिंदगी चाहिए। आपको पता है आपकी जिंदगी में ना 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर जिंदगी जियो। पता है वो 2 लोग कौन है? ओके, माँ बाप, पेरेंट्स, और दूसरा टीचर, गुरु। यस। तो चलो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं और सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। माँ बाप से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, आप भी बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली करते हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपने माँ बाप वाली जिंदगी जीना चाहोगे? नो। मैं भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर माँ बाप कष्ट सहते हैं, हर माँ बाप प्रॉब्लम में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने से भी आगे बेहतर जिंदगी जीने के लिए। ये बच्चों की सोच होनी चाहिए कि मुझे आपकी वाली लाइफ नहीं चाहिए, मैं आपसे बेहतर लाइफ जीऊंगा और आपको जीवाऊंगा भी। ना मैं सिर्फ बेहतर लाइफ जीऊंगा आपसे, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मेरे साथ साथ आप भी वो बेहतर लाइफ जिए। तो आज से 10 साल बाद मैं एक और यहां पर बात बताना चाहूंगा। अभी हाथ पांव हम लोगों के सलामत है, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, उधार मांग सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। मेरे पास अगर 10 रुपए हो, किसी ने, मेरे दोस्त ने कह दिया 5 रुपए दे दे भाई, कुछ काम है, उठा के वहां ले रखना, दे सकते हैं ना। yes. बहुत प्यारा अजीज दोस्त हुआ, पैसे ना भी हो मैं किसी से उधार लेकर के उसे दे दूं, ले चल ठीक है कोई बात नहीं, लौटाते रहेंगे, करते हैं ना। yes. ये हाथ जो अभी दे सकते हैं ना आराम से, ये तू रख, ये भी तू रख, ये तू रख, ये तू रख, ये कर रहे हैं ना, यहाँ से 10 साल बाद में ये हाथ की पोजीशन ऐसे से ऐसे बदलने में टाइम नहीं लगना। ठीक है, ये हाथ जो भी ऐसे जा रहे हैं ना, ये पोजीशन बदलने में टाइम नहीं लगना, 10 साल काफी होते हैं। तो सोचना बहुत जरूरी है, सोचिए जरूर। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना करियर रिसोर्ट में ढूंढो, मैं ये नहीं कहता। आपको जिसमें पैशन लगे, आपको जिसमें लगे कि ये काम मैं बखूबी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो काम कीजिए, पर कीजिए जरूर। मैं आपको यहां पर ये बताने वाला हूँ व्हाई रिसोर्ट एज करियर, मैं रिसोर्ट को क्यों चुना अपना करियर। अच्छा, तो ये जो है ना, ये अदर करियर अपॉर्चुनिटी है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, कॉन्ट्रैक्टर है, वकील है ना, ये सारे लोग। आपको पता है एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है? 4 साल बीटेक, और उसके बाद जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती है ना। आपको पता है मेडिकल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? एक बार और सोचो, 9 से 10 साल, 9 से 10 साल। सीधे वो दिन बीते जब एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते थे ना, बड़े पहचान में होते थे, वही भाई एमबीबीएस डॉक्टर, कोई नहीं पूछता आजकल। जब तक आप लोग पीजी ना करो, और पीजी करने के बाद किसी पर्टिकुलर चीज में आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर किसी रूरल एरिया में जाकर आपकी पोस्टिंग होती है। डॉक्टर की बात बता रहा हूं, 10 साल निकल जाते हैं एक अच्छे डॉक्टर को प्रॉपर प्रैक्टिस कंप्लीट करने में, सही डॉक्टर कहलाने में 10 साल। तो आप किसी भी करियर को ले लो, वकील बनना है, लॉ की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, 3, 4 साल, 5 साल कहीं नहीं गए, ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल किसी भी करियर को लगते ही लगते हैं।
कितनी पढ़ाई, कितनी डेडिकेशन आपको पता है। गलत कह रहा हूं मैं? no. सही है ना? yes. मेरा अगला सवाल, अगर वो डेडिकेशन, वही मेहनत अगर आप 4 साल एसॉट के साथ दे दोगे तो कहां होगे? एबीओ रैंक? यस। कम से कम आपको पता है एक एबीओ की लाइफस्टाइल क्या है? किस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं? उनके लाइफस्टाइल में कितनी चेंजेस आ जाती हैं? मैं उन एबीओस की बात कर रहा हूं, ऐसे जो पुराने हाथी नहीं है। कुछ एक एबीओस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शायद जिन्होंने कमा लिया अपने लाइफ में, अब वो आराम से बैठे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सजग है, जो मेहनत करना चाहते हैं। उन एबीओस की लाइफ अमेजिंगली गुड लाइफ होती है। उन्हें कभी सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं ये चीज खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे सोचना नहीं पड़ता। और एक और बात बताऊं, हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, जितनी भी मेहनत, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई दुकान खोल के बैठा हो, 2 ही चीजों के लिए करते हैं, सिर्फ 2 चीज, पैसा, इज्जत। पैसा और इज्जत, बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। यस और नो? यस। तो आपको लगता है कि रिसोर्ट में इज्जत नहीं है? भरपूर है, भरपूर है। मैं सच बता रहा हूं, एक रैंक को अचीव करने के बाद जब आप किसी सेरेमनी में जाते हो, किसी ऐसे किसी इवेंट में जाते हो, आप पूछना कभी शिवम सिंगर से, आप पूछना कभी अपने जितने भी अपलाइन सिंगर, क्या इज्जत अफजाई होती है? लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आप स्टेज पर जाओ, लोग खड़े चीख चिल्ला रहे हो, भाई नाम ले रहा हूं आपका? इज्जत, यही तो है। और पैसा, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत उतना ही पैसा। तो सवाल ये है कि अगर मैं ये 4-5 साल ये बनने के बजाय वो 4-5 साल अगर मैं यहां लगाता हूं तो मेरी लाइफस्टाइल क्या हो? और मेरे कहने का ये कभी मतलब नहीं है कि ये गलत है, मैं कभी नहीं कहता। किसी को बैंकिंग की पढ़ाई करनी है, किसी को जज बनना है, वकील बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है, और मेडिकल करना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, आपकी चॉइस है। लेकिन आपका पैशन क्या है? क्या आपको लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, बातें करने में अच्छा लगता है, समझाने में अच्छा लगता है, कुछ नई चीजें बताने में अच्छा लगता है, अलग अलग जगहों में घूमना अच्छा लगता है? लगता है नहीं लगता है? yes. अगर लगता है तो यही करिए, कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। मैं सच बता रहा हूं, जिस तरह की लाइफ आप लोग एक्सपेक्ट करते हो ना सिर्फ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप वो लाइफ डेफिनेटली पा सकते। कोशिश है तो सही डायरेक्शन में जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे तो सबसे पहले एक सवाल और पूछना है, यहाँ पर कितने सारे लोगों ने जॉब करी है, नौकरी कितने सारे लोगों ने कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी करी है? तो आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि अपनी नौकरी में ये कौन बोलता है? कोई है जो ऐसा बोलता है? कोई है? मेरा बॉस होय क्या बॉस है मेरा, मजा आ जाता है बॉस से मिलता हूँ ना, बड़ी खुशी होती है। और जाते से कमीना नहीं है, जब देखो तब कभी शनिवार बुला लेगा, कभी इतवार बुला लेगा, कभी मंडे बुला लेगा, जब देखो कभी 6 बजे तक काम करवाएगा, 8 बजे तक काम करवाएगा। कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है लव माय बॉस। और कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। और उसे हाँ सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। वो अगर आपको बोलेगा कि भाई साहब इस बार सैटरडे भी आना है, क्या बोलोगे? यस बॉस। भाई साहब संडे भी आना पड़ेगा, यस बॉस। क्या बोलोगे? यस बॉस, यही बोलेंगे ना? यस बॉस। संडे को बोलेगा प्रोजेक्ट संभालेगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मंडे सुबह सुबह जल्दी आ जाना 8 बजे ऑफिस में, क्या बोलोगे? तो प्रोजेक्ट देखेगा, बोलेगा कि बहुत घटिया काम किया तुमने, क्या बोलोगे? बोलेगा 1 नंबर के गधे हो तुम, क्या बोलोगे? बोलना ही पड़ता है यस बॉस। आपको लगता है आपका रिसोर्ट में कोई बॉस है? नो। यहाँ कोई बॉस है क्या? नो। अच्छा, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। ये वाक्य मैंने ना लास्ट टाइम एक सुनाया था, शायद कुछ लोगों को पता हो। तो मैंने ऐसे किसी ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग में ऐसे ही बता रहा था, और इसी स्लाइड पर कि कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आई लव माई बॉस, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया।
पीछे में भाई साहब एक छोटे से नन्हे मुन्ने से भाई साहब बैठे थे और उन्हें ऐसा, मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे लगा भाई साहब आपने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना, आप मेरा सवाल फिर से सुनो, क्या आप कहते हो कि आई लव माय बॉस? भाई साहब कहा कभी भी खड़ा। मैंने कहा लगता है मेरे से गलती होगी, मैं माइक लेकर पहुंच गया उनके पास। हाँ जी भाई साहब, तो आप ये कह रहे हो कि आप अपने बॉस को बहुत प्यार करते हो? इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। मैंने कहा लगता है भाई साहब आपने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब ये कह रहे हैं कि किसी को अपने बॉस से प्यार नहीं है, क्या आप अपने बॉस से बहुत ज्यादा प्यार करते हो? तो मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब ऐसी क्या खास बात है आपके बॉस में? ऐसी क्या खास बात है आपके बॉस में जो आप कर रहे? सर वो मेरे साथ आए। तो भाई साहब के बगल में उनके बॉस बैठे होते, बॉस के सामने तो बोलना ही पड़ता है लव माय बॉस। तो हमारे रिसोर्ट में तो कम से कम कोई बॉस नहीं, कोई बॉस नहीं। हमारे अपलाइन सीनियर जरूर होते हैं, वो हमें सही बातें बताते जरूर है। मानना नहीं मानना, देखो जी आप सारे लोग मैच्योर हो, सारे लोग 18 साल से ऊपर के। कोई है यहाँ पर बच्चा? कोई 16-17 साल का? तो आप लोग सारे लोग मैच्योर। और इंडिया में वोट देने के लिए, शादी करने के लिए आपको पता है क्या एज लिमिटेशन क्या होती है? तो आपको पता है कि आप मैच्योर हो, आपके लिए सही डिसीजन क्या है, आप वही डिसीजन लो। कोई बॉस नहीं होता यहाँ पर कि मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। ओके, चलिए बात करते हैं कि मैं सवाल यही कर रहा था आप लोगों से कि मैं एसॉर्ट को अपना करियर क्यों चुनूं। तो एसॉर्ट में अगर आप अपना करियर चुनते हो, जो भी मैंने रीजंस बताए, ये 3 प्रमुख रीजन है। एक, किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए नंबर 1 चीज क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज ये देख लो, अगर पैसे ना हो आपका बिजनेस गया। मानते हैं सर? अभी मेरी जेब में 1 रुपए नहीं, मान लो मेरी जेब में 1 रुपए नहीं, और मैं ये सोचूं कि मैं होंडा का शोरूम खोल देता हूं, कर पाऊंगा क्या? आज मेरी जेब में, चलो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ रांची में इस एरिया में एक प्रॉपर शोरूम खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? कितने पैसे चाहिए? एक शोरूम खोलना हो मुझे तो 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। चलो मैं कहता हूँ आज मेरे पास 10 लाख है, मैंने आप लोगों की मदद से एक शोरूम खोल दिया, चल पड़ेगा मेरा शोरूम? मस्त एकदम बढ़िया बिग जैक। अब शोरूम चलाने के लिए मुझे उसमें भाई सामान भी चाहिए, माल चाहिए, एक छोटू भी रखूंगा मैं, है ना, जो कस्टमर को आएगा पानी वानी पिलाएगा, बिजली का बिल भी आएगा, है ना, पानी वानी की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ट्रक उतरा करेगा, माल उतरा करेगा, मैं लगाया करूंगा, दुनिया भर की चीजें होती है। आपको लगता है वो 5 लाख मेरे जेब में 5 के 5 रहेंगे? कम होते जाएंगे ना। 5 का 3 होगा, 3 का 2 होगा, 1 होगा, और चौथे महीने में मैं निकल। कोई जरूरी नहीं है कि पहले 3 महीने में मेरा बिजनेस एकदम रॉकेट की स्पीड से जा रहा हो, है क्या? और अगर पैसे खत्म तो बिजनेस भी खत्म। ज्यादातर बिजनेस इंडिया में, ज्यादातर बिजनेस इसी वजह से डूबते हैं, लैक ऑफ कैपिटल। पैसे खत्म, बिजनेस खत्म। दूसरा रीजन कि भाई बिजनेस क्यों डूब जाते हैं, दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने शोरूम खोला है? कोई आपको होर्डिंग लगवानी पड़ेगी, एक और छोटू बुलाना पड़ेगा, पैम्पलेट देना पड़ेगा, बेटा जाओ लोगों में बांटो, और वो क्या करेगा? सड़क पे खड़े होकर लोगों को पैम्पलेट, शोरूम खुला है आई कैसे होगा, लोगों को पैम्पलेट बांट रहा होगा, यही करेगा ना वो, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो अगर कोई कंपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करवा पाई तो लग गई, कंपनी खत्म। तो ये दूसरा बड़ा रीजन। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट। बिजनेस अगर आप करते हो तो देर रात तक कई बार काम करना पड़ता है। बिजनेस अगर आप करते हो तो दिन दिवाली रात दशहरा नहीं, आपको ये देखना ही नहीं पड़ता कि दिन है या रात है, बारिश हो रही है या तूफान है, क्या है, काम है तो काम है। लेकिन जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बिजनेस की लग गई लगता। यस और नो? तो ये 3 वजह हैं ऐसी जिसके वजह से बिजनेस खत्म हो जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एसॉर्ट में बिजनेस करने के लिए आपको फर्स्ट 2 रीजंस में से किसी रीजन की टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नो। पहला रीजन क्या है?
क्या आपको एसोर्ट में बिजनेस करने के लिए लाखों लाख रुपए जेब में चाहिए? कोई कहता है कि देखो जी भाई साहब, अगर आपके जेब में कम से कम 50,000 रुपए 20,000 रुपए अगर नहीं हुए तो आप ये बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। 10,000 रुपए तो कम से कम चाहिए ये बिजनेस करने के लिए। ऐसा है क्या? मैं एक एम्बेसडर हूं, मैंने अभी अभी साइन अप किया, मैंने 1 रुपए की परचेजिंग भी नहीं करी, मैं फिर भी ये बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूं अपने नीचे लोगों को जोड़कर। मुझे 1 रुपए की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज, क्या मुझे लोगों को ज्यादा के बताना पड़ेगा कि एसोर्ट कंपनी क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पीपल नो अबाउट इट। अगर आप गूगल पे सिर्फ टाइप करोगे ना, को कॉमर्स, इंडिया फर्स्ट को कॉमर्स कंपनी, या एसोर्ट टाइप भी करोगे, दुनिया भर की चीजें निकल कर आ जाती है। आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, तो आपको कहीं जाकर ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हमारी कंपनी का नाम ये है, हमारी कंपनी ऐसा करती है वैसा करती है। नहीं, मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो, तो देखो, जॉब कर रहे हो तो या बिजनेस कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें अगर ना हो तो बिजनेस रद्द। अब देखते हैं और समझते हैं कि ये लोग कौन है। पहचान तो आते हैं? कौन कौन है? कुछ रिव्यूज हैं, कुछ केसेस हैं, कौन है ये लोग? रिव्यूज, ओके। कुछ हमारे एसेस भी दिखेंगे आपको। ये वो चेहरे हैं, ये वो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिनकी मिसाल आप कभी भी दे सकते हो। मैं पी नहीं पाऊंगा। इनकी मिसाल आप कभी भी दे सकते हो। आप जब कभी भी किसी को अपनी एसोर्ट बिजनेस के बारे में बताते हो, आप हमेशा ये बात कह सकते हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एसोर्ट के बिजनेस पे ट्रस्ट किया, काम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। इन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, इनकी भी हालत कुछ ऐसी थी जैसे आप लोग यहां बैठे हो ना, कि सीनियर आज क्या सिखाएंगे, आज क्या नया सीखने को मिलेगा, डायरी में लिख लूं, कल को किसी और को बता पाऊंगा। इनकी भी हालत ऐसी थी। लेकिन करत करत अभ्यास थे जड़ मजबूत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बोलते बोलते मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो आप ये कभी मत सोचना कि टाइम ही नहीं है या पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं विफिन। समझते हैं। WIIFM, विफिन। विफिन का फुल फॉर्म है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसका हिंदी में मतलब है इसमें मेरा फायदा क्या है। दुनिया में कभी भी किसी को भी अगर कन्विंस करने की कोशिश आप करो, भाई एक बात बताऊं, एक नई मूवी आई, वो मूवी देखना मजा आ जाएगा। कैसे, मुझे क्यों अच्छा लगेगा, कोई भी पूछेगा ना तो आप बताओगे उसमें भाई एक्शन है, हीरो हीरोइन मस्त, एकदम बेहतरीन मूवी। तो जब तक लोगों को ये नहीं दिखेगा कि इसमें उनका फायदा क्या है, तब तक आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। मानते हो? यस और नो? चलो मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत सिंपल सी कहानी बताऊं। कहानी के चलो चुटकुला सुना। एक आदमी भागता हुआ सरदार जी के पास गया और बोलता है सरदार जी आग लगी। मैनू की, सरदार जी नहीं, मैनू की। और सरदार जी कहा आपके घर में आग लगी है, मतलब पैनों की। विफिन बहुत जरूरी है, समझ लो। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या है उसमें भाई, मैं क्यों सुनूं। तो जब तक किसी के मतलब की बात नहीं करोगे, लोग सुनेंगे नहीं आप। तो जब कभी भी आप ये किसी को बताओ कि एसोर्ट बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है, ये वो रीजन है कि आपके फायदे की बात कर रहा हूं मैं। आपका क्या फायदा, आप अपने बॉस खुलोगे, आप अपना समय खुद चुन सकते हो कि आपको किस टाइम पर काम करना है। इसके अलावा आप सही लोगों के साथ काम कर सकते हो, जिसके साथ आपका मन करेगा आप उसके साथ काम कर सकते हो।
नौकरी की तरह नहीं कि अपने बॉस को पसंद नहीं कर रहा हूँ फिर भी आई लव माय बॉस। ये बिजनेस है, आपका बिजनेस, आपको जिनके साथ काम करना आप काम करो उनके साथ। यू कैन डिसाइड टू एक्सपैंड योर बिजनेस, स्टेट, विलेज, शहर, कहीं भी बढ़ाओ अपना बिजनेस। और इसके साथ साथ ओन चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल ऑन योर ओन टर्म्स, अपने मतलब की जिंदगी अपने तौर तरीके से। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको रिसोर्ट बिजनेस चुनना चाहिए। क्लियर है? Yes. आगे बढ़े? Yes. Okay. तो मैंने वाई के जवाब दे दिए। अभी जब आप कंपनी की बात करते हो, आपने ये बता दिया कि वाई क्यों जुड़ना चाहिए, आपको क्यों जुड़ना चाहिए रिसोर्ट के साथ। लेकिन जब भी कोई व्हाट की बात करेगा, है क्या ये रिसोर्ट क्या है, ये रिसोर्ट, जब लोग पूछेंगे तो आप इन्हीं 5 चीजों की बात करोगे। पहली चीज क्या है? कंपनी। आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या है? क्या आप लोगों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है? एक तो ना लोग मेरी तरह जब देखते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लो देख लो तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपको इस के बारे में जानकारी है? किसी को कोई मतलब नहीं। एग्जाम चल रहा है, भूल जाओ। आप ले जाएंगे ना वो लोग बैठ के कैसे भूल जाओ? क्या आपको पता है शॉर्ट के बारे में जानकारी है आपको? कुछ भी पूछो आप बता दोगे? पक्का? कौन बताएगा? कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी? कंपनी की स्थापना कब हुई? तो एक सेकंड, कितने लोगों को पता है ये इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? झूठ बोले कुछ लोग मुझे कहते हैं बता, मुझे बता दो, मैंने आपको बता सबको पता है। ओके ठीक है, ग्रेड कर आप बताइए। तो खड़े होने की जरूरत नहीं थी, बैठे बैठे बता। कब हुई थी? डेट क्या है? 11 सितंबर 2011। सही है? कौन बताएगा? आप बताइए। 22 सितंबर 2011। सही है? कितने लोग कहते हैं सही है? अगर आप लोग कहते हो सही है, प्लीज ओके। किसी और के पास कोई और जवाब? कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप तो एकदम गुलाबी बन गए। 11 नवंबर 2011। हम ये जो 11 सेलिब्रेट करते हैं ना, इसी वजह से। ठीक है, प्लीज बैठिए, थैंक यू। 11 नवंबर 2011। तो कई सारे लोग सिद्ध पुरुष हैं इतने भट्टाधीश, उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट निकाल ली है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट 22 सितंबर। भाई नहीं जाना, प्लीज इतने डिटेल में मत जाओ। 11 नवंबर 2011। 11 एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा था, जब आप रिसोर्ट कंपनी की बात करते हो आप इन्हीं 5 चीजों की बात करोगे कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, मैनेजमेंट टीम कैसी है, मार्केटिंग कंपनी कैसे कर रही है, मार्केट में फैलाव कितना है, और एजुकेशन सिस्टम क्या है। कंपनी अपने मैनेजमेंट में, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंपनी के साथ जुड़ने वाले सारे लोगों के साथ कंपनी एजुकेट कैसे करती है। आप इन्हीं 5 चीजों की बात करोगे और इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है, कितनी ज्यादा उनके साथ हम जुड़ा हुआ रखते हैं। क्लियर है ना? ये 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि गलतियां क्या क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो आ गए, कई सारे लोगों ने अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। सुना है ना? yes. मुझे बताएगा और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और कौन कौन सी? गलेज नाम है, गलेज नाम नहीं है। क्या कहते हैं? सेम शॉप। एक मिनट, एक करके फिर से। शेप शॉप। शेप आकार। अच्छा सेफ शॉप। अच्छा सेफ शॉप।
सेफ शॉप, मैंने यहाँ नाम तो नहीं दिया। अच्छा, उसके अलावा और आपको पता है कि आपकी ये जानकारी कब बढ़ी है? लॉकडाउन के दौरान। मैं सब बता रहा हूँ। जब पता चला कि सीनियर उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी, कहाँ कर, मतलब उन्होंने तो काम छोड़ दिया, कहाँ चले? वो तो गए। अच्छा, वो फॉरएवर भी चलेगा और पता नहीं क्या करना। कुछ एक कंपनियां तो ऐसे फुफुंदी की तरह निकली है ना, मतलब मैंने नाम भी नहीं सुना था इससे पहले, और निकल के आई है कंपनियां, नई नई कंपनी। बट जानकारी जरूर रखना, जानकारी रखना, नाम सुनना अच्छी बात है, ठीक है, ज्यादा डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा जानकारी आप हेडशॉट के लिए रखोगे वो ज्यादा क्लियर है ना। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद लोग गलतियां क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। एक बात याद रखना, ताजमहल को बनने में वक्त लगा था, और जब मैंने शुरुआत में बात की थी कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, याद है ना ये बात? कोई मुझे बताएगा ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था? ये कितने कितने साल लगे थे? सोनी 22 बोल के आप चुप हो गए। 22 साल। कितने मजदूर लगे थे? 20,000। गुड, ग्रेट। ताजमहल किसने बनवाया था? मजदूरों ने बनाया था। चलो मुझे ये बात बताओ, अगर शाहजहां के पास उस दिन आता और कोई खड़ा होकर बोलता, बिल्कुल एकदम स्टाइल में बोलता, सुनो जी शाहजहां, ऐसा है 22 साल लगेंगे ताजमहल बनाने में, 20,000 मजदूर लगेंगे, अभी आप देख लो, बता दो बनवाना नहीं बनवाना, क्या करें? और अगर शाहजहां अपना सब बुझा के बोलता कि हैं कितने बताए 22 साल, कितने मजदूर? 20,000। नहीं, वो ये बोलता ना, बड़ा नंबर सुन के घबराहट हो ही जाती है। 22 साल कौन वेट करेगा भाई? लेकिन आज वो ताजमहल अजूबा है ना? 7 वंडर्स में सब, जितने भी हम कहते हैं ना, दुनिया के जितने अजूबे चीजों में उनमें एक नाम है। जो फॉरेनर्स इंडिया आते हैं ताजमहल जरूर देखने जाते हैं। अगर उस वक्त शाहजहां ने ये सोचा होता कि 22 साल लगेंगे, छोड़ दो, तो आज ये अजूबा आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो वक्त लगता। ओके, होता क्या है जनरली कि लोग एसॉर्ट से जुड़ते हैं, 3 महीने उन्होंने देखा, छटपटी आ जाती कि भाई पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं, पैसे तो बरस ही नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूंगा। ये होता है ना, जनरली ऐसे ही होता है। आप अभी जुड़े हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने बीते और अंदर में एक छटपटी आ जाती है, यार 90 दिन निकल गए, 3 महीने निकल गए, पैसों की बारिश हो ही नहीं रही है। अपलाइन जी ने कहा था कि करोड़पति बना दूंगा ऐसे, लखपति बना दूंगा तुझे ऐसे, वो तो कुछ नहीं रहा। तो लोग घबराहट में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं। They decide to quit the business, decide to leave the business. लेकिन प्लीज भक्तजनों, प्लीज मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, यात्रीगणों, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई भगवान आके नहीं करने वाले कि बेटा तथास्तु कल से बारिश शुरू हो जाएगी पैसों की, कुछ नहीं होने वाला। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वेरी गुड। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। जितनी ज्यादा एफर्ट के साथ आप करते रहोगे ना, अच्छे दिन उतने जल्दी आएंगे, उतने भाग के हुए आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि भाई साहब टाइम बहुत निकल तो दिक्कत है। ओके, हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, गलतियों की। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद गलतियां क्या क्या हो जाती हैं? हम लोग परेशान किस चीज को लेकर हो जाते हैं? सबसे पहली गलती क्या है? किसी ने अगर ना बोला तो हम छाती पकड़ के बैठ जाते हैं, माइनर हार्ट अटैक आ जाता है कि मेरे को ना कैसे दे दिया। एसॉर्ट बिजनेस में मेरे अपलाइन ने मुझे जब ऐड करवाया, मैं तो आ गया। मैं अपने दोस्त रमेश के पास गया, मैंने बोला रमेश एसॉर्ट बिजनेस ज्वाइन कर ले, देख ऐसी बात है। उसने बोल दिया ना, उसने बोला ना, मैं छाती पकड़ के बैठ गया। हाँ, मेरा इतना करीबी दोस्त मुझे ना बोल गया। तो रिजेक्शन को जब आप पर्सनली लोगे ना तो टेंशन हो जाती है, नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ना एक काम करूँ, आप लोग, हमारे पास टाइम है ना? टाइम है ना? तो मैं ना रिजेक्शन से पहले ना आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जिन्होंने पिछली CYB अटेंड करी उन्हें शायद ये कहानी डेफिनेटली पता होगी, लेकिन ये कहानी मैं बताना जरूर चाहूंगा आप लोगों को
तो ये कहानी एक सेठ जी की। कहानी सुनोगे वैसे आप लोग? ठीक है, डरा क्यों? नॉर्मल आप भी पूरे के पक्ष ओके। तो एक सेठ जी थे और सेठ जी थोड़े मोटे से सेठ जी थे, ठीक है। पेट पे खुजली भी होती थी तो ऐसे हो जाते थे, इतना मोटा पेट। चाय वाय पी रहे हैं आराम से, ऐसे कप उठाया पेट के ऊपर रखिए, आराम से चाय पी रहे हैं, ये पेट इतना हो सेठ जी। और सेठ जी के पास पैसा बहुत था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उनका तकिया कलाम भी था। तकिया कलाम समझते हो ना आप? क्या होता है तकिया कलाम? जो आदत होती है ना, कई सारे लोगों की आदत होती है ना, लास्ट में एक ना एक लाइन ऐड कर ही देते हैं, है ना, कई सारे लोग है ना क्या कहते हैं, ये तकिया कलाम होता है। सेठ जी का भी एक तकिया कलाम था। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, कुछ भी बात करो, पैसा बहुत है। तो सेठ जी की आंखें होंगी खराब, तो सेठ जी ना गए डॉक्टर के पास। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर साहब थोड़ा देखना क्या हुआ, क्या मेरी आंखों में कुछ ऐसे ना धुंधली दिख रही थी। डॉक्टर ने आंखें ऐसे चेक करी, देखा सेठ जी आंखें हो रही आपकी खराब, आप ना इसका कुछ जल्दी करो। टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, टेंशन मत लेना। आप बताओ क्या हुआ क्या? डॉक्टर ने बोला देखो जी सेठ जी आपकी आंखें हो रही है खराब, आप जितनी ज्यादा हरी चीजें देखोगे, जितना ज्यादा हरा खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते रहे, जितना ज्यादा हरा खाओगे आपकी आंखें उतनी जल्दी ठीक होगी। कर सकते हो? कर सकते हो, पैसा बहुत है, टेंशन नहीं। हरा खाना है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, ठीक है, और हरा देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लिनिक से बाहर निकले, फोन उठाया, लगा दिया कॉल। रामू, कालिया, नंदू, बंधु जितने थे सबको, सुनो एक काम करो, पेंट लेकर आ जाओ सारे, ग्रीन पेंट लेकर। सारे पहुंच गए, एशियन पेंट लेकर, ग्रीन पेंट। हाँ जी सेठ जी बताओ, एक काम करो, शहर रंगवा दो ग्रीन में, सब कुछ हरा, सब कुछ हरा चाहिए। मेरी आंखें जिधर घूमे मैं सब हरा हरा देखूं। सेठ जी पूरे शहर की बात कर रहे हो? हाँ बोला, सुना नहीं, सब हरा करवा दो। सेठ जी पैसा बहुत लेगा, पैसा बहुत है, पैसे की टेंशन नहीं, चलो काम पे लग जाओ। सब लोगों ने पेंट वेंट लिया, पोल रंग दिए ग्रीन, दरवाजे रंग दिए, घर रंग दिए, दीवार रंग दिए, सब ग्रीन, सब ग्रीन। सेठ जी अपना पेट खुजाते हुए पहुंचे घर, बेल बजाया, दरवाजा खोलते सामने भागवान खड़ी थी, लाल कलर की साड़ी पहन के। राम राम, ये क्या भाग के जा, हरी साड़ी पहन कर आ। तो पत्नी भी घबराई कि सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे सब कुछ हरा देखना है भाग्यवान, सब कुछ हरा देखना है, सब कुछ हरा देखना है। ये लाल साड़ी पहन कर मेरे सामने मत आना, हरी साड़ी पहन कर। पैसे की टेंशन मत लो, पैसा बहुत। तो उन्होंने ग्रीन साड़ी पहना दी, घर के सोफे, घर की दीवार, घर के पंखे, सब कुछ ग्रीन, सब कुछ ग्रीन। और इस वक्त को, मतलब इस बात को महीने 2 महीने बीत गए, सेठ जी की आंखें अभी भी ठीक नहीं हो रही। तो सेठ जी का एक दोस्त शिवम, उन्होंने सोचा चलते जरा सेठ जी से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए। तो शिवम जैसे उतरे वहां पर, जैसे वो शहर में उतरे, बस के नीचे कदम रखते ही उन्होंने देखा सड़कें भी ग्रीन है, पलट के देखा तो बस भी ग्रीन थी, सामने पोल ग्रीन। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये कहाँ आ गए होंगे? हरिनगर आ गए। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या है। शिवम पहुंचे सेठ जी के घर, उन्होंने डोरबेल बजाई, डोरबेल भी ग्रीन कलर। सोचो, अब उन्होंने बेल दबा दिया, आवाज आ रही हरी 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 हरी। उनको समझ में आया कि हरा रंग का इतना प्रभाव क्यों। हरे रंग का दरवाजा खुला और सामने सेठ जी खड़े थे, हरे रंग की टोपी पहन के, हरे रंग का कुर्ता पजामा, हरे रंग का सब कुछ, चप्पल पर सब कुछ। ऐसा लगा जैसे टिड्डा खड़ा है, ग्रास ऊपर होता है, ऐसा लगा टिड्डा खड़ा है। शिवम बहुत हंसे, कमर पे ऐसे हाथ रखे, उन्होंने बोला सेठ जी क्या ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हो गया? सेठ जी ने कहा ऐसे अंदर घर में कैसे आंखों को जाते बैठे, क्या हुआ? शिव ने बोला हुआ क्या है, ये क्या सोफे ग्रीन कलर के सोफे, दीवार सब कुछ ग्रीन ग्रीन, ऐसा लगा हरिनगर पहुंच गए, सब कुछ ग्रीन। हुआ क्या है? क्या बोलूं शिवम, आंखें खराब हो गई हैं और डॉक्टर ने बोला है सब कुछ मुझे हरा हरा देखना है, मेरी आंखें तभी ठीक होंगी। इसी वजह से, तुझे तो पता है पैसा बहुत है मेरे पास, कभी तो करी नहीं मैंने, पूरा शहर मैंने ग्रीन रंगवा दिया। ये बात सुनकर शिवम हंसते हंसते गिर पड़े, सोफे से नीचे गिर पड़े, बिल्कुल ऐसे हाथ पैर ऐसे मारते, ये क्या बोल दिया, आंखें खराब हो गई, तुझे पूरा शहर ग्रीन करवा दिया। हाँ तुझे पता है पैसा बहुत है। शिवम ने कहा एक वो गए, झोले में ऐसे हाथ डाला, बाहर कुछ निकाला,
और बोला सेठ जी काम कोई जरा पहन लो। सेठ जी ने पहन लिया चश्मा, और चश्मे के शीशे का रंग ग्रीन। फिर मैंने बोला सेठ जी अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सब हरा दिख रहा है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? समझ में क्या आया? Change your perception. मेरी कमी है, हरा मुझे खाना है, हरा मुझे देखना है, मैं दुनिया को बदलने चला हूं। अपना नजरिया बदल लो ना भाई, चश्मा लगा लो ना ग्रीन का, सब कुछ ग्रीन दिखेगा। लोगों को क्यों परेशान करना? तो ये जब मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूं ना, कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। सीनियर जी मेरे अपलाइन ना बड़े, क्या बोलूं, बड़े वैसे मेरा फोन नहीं उठाते, मेरे से बात नहीं करते सीधे मुंह। कंपनी में ना मुझे कितनी प्रॉब्लम है, कभी प्रोडक्ट नहीं होते, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता, ऐसी दिक्कत वैसी दिक्कत, पैसे ही नहीं आ रहे, इनकम ही नहीं आ रही टाइम पे। भाई जी बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना लगे। तो कोशिश आप ये कीजिए कि आपके अंदर की कमी आप सुधारो प्लीज। बाकी चीजों के लिए अप्लायंस बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है, हम हैं, हम डेफिनेटली चीजों को सुधारेंगे। मिस्टेक नंबर 1 की बात मैंने करी। मिस्टेक नंबर 1 क्या थी? टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। पहली गलती, पहली गलती। जैसे मैंने किसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, उसने बोल दिया ना ना जी ना, डायरेक्शन ना ना ना, और आपको वहीं तकलीफ हो जाती है। नो, ये जो वर्ड है नो, NO, आई एम श्योर आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक किसी ने ना बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरे के पास जाऊंगा। उसने भी ना बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तीसरे के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एफर्ट छोड़ दी, मैंने कोशिश छोड़ दी, तो जो चौथा या पांचवें नंबर पे बैठा मैंने इंतजार कर रहा था कि वो मेरा कस्टमर हो सकता था, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं कभी। तो कोशिश नहीं छोड़ी। मिस्टेक नंबर 1 की बात करी हमने। देखिए दिल और दिमाग के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन हमारे इंडिया में लॉजिक से ज्यादा इमोशन बिकते हैं। ये हमेशा याद रखना, लॉजिक से ज्यादा इमोशन मिलते हैं। अगर आप किसी की तारीफ करोगे ना, किसी की तारीफ, आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली मजाक नहीं करोगे, एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं, आप साड़ी में सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है। ग्रीन साड़ी में ग्रीन तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती, और ये सच है। आप कोशिश कीजिए जब आप किसी से मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलिए, तारीफ के साथ मिलिए, इमोशन बेचने की कोशिश कीजिए, सामान तो लोग फिर भी करेंगे। नंबर 2 मिस्टेक, शॉर्ट टाइम एटीट्यूड। 3 महीने के अंदर पैसों की बारिश नहीं हुई तो ये कंपनी छोड़ दूंगा। भाई फिर कहां जाएगा? मैं दूसरी कंपनी चला जाऊंगा। तो फिर क्या होगा? 3 महीने के अंदर वहां अगर पैसों की बारिश नहीं हुई तो मैं वो कंपनी भी छोड़ दूंगा। तो कंपनी छोड़ता रह जाएगा ना। फिर शॉर्ट टर्म एटीट्यूड गलत है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes. कभी भी ये मत सोचना कि कम टाइम में ज्यादा पैसा। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ये एग्जांपल मैंने पिछले सिवार भी रखा था। शिवम सर, आपको एस बनने में कितना टाइम लगा? 11 महीने। ओके। यहाँ कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं? गुड गुड, वेरी गुड। आप लोगों को पता है ना कि लास्ट कैंपेन कौन सा चला था? कितने सारे लोग एक झटके में इन्फ्लुएंसर बन गए? गुड, बन गए ना? एक झटके में। पूछते हैं जरा शिवम सर, आपको इन्फ्लुएंसर बनने में कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 महीने लगे थे। 2 महीने लगे थे। आप लोग को समझ में आ रहा तो कितने ब्लेस्ड हो? ब्लेस्ड समझते हो ना आप लोग कितने ज्यादा लकी हो इस मामले में कि कई सारे लोगों को वो रैंक अचीव करने में जितना वक्त लग गया था, आप लोगों ने यूं ऐसे रैंक अचीव कर लिया 5 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर, बल्कि शायद 4 या 5 दिनों के अंदर। कई सारे ऐसे भी लोग थे जो एस बन गए अभी पिछले कैंपेन की वजह से। शॉर्ट टर्म की चीजें ऐसे आ जाती हैं, लेकिन आदत नहीं बनानी है उसकी। मेहनत करते रहिए। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करते रहोगे, घबरा जाओगे, लेजीनेस आएगा, तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। शॉर्ट टर्म गेम नहीं। ओके, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? सही तरीका क्या है? सही तरीका यही कि आप लोग अपने अपलाइन से मिलते रहो, बात करते रहो, और गुरु अगर सही ना मिले ना तो दिक्कत है, दोस्त अगर सही ना मिले ना तो दिक्कत है।
ये बात हमेशा आप लोग याद रखो कि आपको आपका गुरु सही मिले और आप में नेवर गिव अप एटीट्यूड हो। दो चीजें हैं, आप समझिए इस बात को। अगर आपका अपलाइन आप किसी अपलाइन के पास जाते हो, उस अपलाइन का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें आगे क्या करना है, तो दिक्कत आ जाती है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि संगत आपकी अच्छी बनी रहे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। इसका एक एग्जांपल मैं और भी दूंगा आगे। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग आई एम द प्रॉब्लम। मेरी ग्रह दशा खराब है। 2 महीने पहले मैंने पंडित जी को हाथ दिखाया था, उन्होंने देखते ही मेरा हाथ कहा कि बेटा मंगल भारी है तेरा, तू निकल ले, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मन में अगर ये बात बस गई तो मुसीबत है, मुसीबत है। कभी भी मत सोचना कि मैं ही शनि हूं, मेरी राहु केतु हाथ दशा मेरी खराब है, ये कभी भी मत सोचना। प्रॉब्लम सबके साथ आती है और आप लोगों ने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स, कई सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी। हमारे राष्ट्रपति किनकी बात कर रहा हूं आपको पता है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप कभी पढ़ोगे, कभी यूट्यूब पे देखना है, कभी नॉर्मल ऐसे पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कितनी कष्ट भरी लाइफ थी उनकी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया। तो ये कभी मत सोचना कि आप मुसीबत हो, आप में प्रॉब्लम है। मिस्टेक नंबर 4, री इन्वेंटिंग द व्हील। ये चौथी गलती हम लोग करते हैं। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई तरीका जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसी तरीके पर चल चल के शिवम सर, आज शिवम सर बने हैं, आज हमारे शिवम सर हमारे एस बने हैं, उसी तरीके पे चल रहे हैं। और अगर आपको लगा कि नहीं, अगर मैं इस तरीके को थोड़ा बदल दूं, ये चीज ऐसे नहीं वैसे करते हैं, तो दिक्कत है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कहते हैं कि आपके अपलाइन सीनियर जो आपसे कहते हैं, आंख मूंद के आप मानिए उस चीज को, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। आपको अपने नए तरीके इजाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके मन में कोई आइडिया है तो आप जाके बता नहीं, आप अपने अपलाइन को बताएं नहीं, ऐसा नहीं है। मन में अगर कोई आइडिया है आप जरूर बताएं, सीनियर मैं ऐसा नहीं ऐसा सोचा था, आप क्या सजेस्ट करते हो, सीनियर मेरे दिमाग में ना कल रात एक बड़ा आइडिया है, सुनो प्लीज, जाके बताओ, शेयर करो। लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस की वजह से आप सही रास्ते पे चल पाओगे। तो आपको पहिए का आविष्कार दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जांपल समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? साइकिल का पहिया कैसा होता है, ट्रैक्टर का पहिया, ट्रक का पहिया, सबके पहिए गोल होते हैं। बस का पहिया, अगर आप ये सोचोगे कि मैं तिकोना पहिया बना के यहाँ से रातों को चला जाऊंगा बोकारो होते हुए, कर पाओगे क्या? 1 इंच भी आगे नहीं कर पाओगे। तो जो प्रथा चली आ रही है, आप उस चीज को फॉलो कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, एक बार जब आप इन्फ्लुएंसर रैंक पर पहुंच जाते हो, इस रैंक पर पहुंच जाते हो, हम लोग लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। तब क्या सोचते हैं, टीम है ना, टीम करेगी काम, टीम में एम्बेसडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, मेवन्स हैं, वो लोग मिलेंगे टीम से। नहीं, नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल, इसका कहने का मतलब यही है कि जब आप एक रैंक को अचीव करते हो, आपकी जिम्मेदारी तब भी खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी तब भी खत्म नहीं हुई, आपको तब भी लोगों से मिलना है। So that is mistake number 5. Mistake number 6, listening to the dream stealers. यहाँ पर बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। इस चीज का मतलब समझ रहे हैं आप? लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स, इसका क्या मतलब हुआ? सपने चुराने वालों की सुनना। जो आपके सपने चुराते हैं, आप उनकी सुनते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। सोनी मुस्कुरा रही है, सोनी को इस एग्जाम्पल का पता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ साइकिल चलाने कितने लोग आते हैं? कितने लोग जानते हैं साइकिल चलाना? पक्का आपको पता है? आप चला लेते साइकिल? आप भी? अरे वाह, वेरी गुड। आपको नहीं पता? नहीं, मैं इनकी बात कर, आपको नहीं पता साइकिल नहीं चला पाते? चला लेते? आपने ऐसे हाथ करके मुझे वो लंगड़ी चला देते ना, वो लंगड़ी चला देते। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको साइकिल चलाना आपके माँ बाप ने सिखाया? मुझे भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि माँ की ममता वो होती है जो कहती है तेरा खून अगर देख लिया ना मैंने, अगर घुटने चिपका दिया, अगर चुराया, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी।
पता है ना? माँ कभी ना 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 साइकिल में आता ना ना ना, देखा था बिट्टू गिर गया था अभी पिछले हफ्ते, बिट्टू के घुटने छिल गए थे ना ना, बिल्कुल नहीं, साइकिल हाथ में चला। और बाप की बाप तो अलग होती है, साइकिल चाहिए। कितने मार्क्स लेकर आया था? अभी एग्जाम दिया था ना, फेल हुआ था ना, साइकिल की हड्डी तोड़ दूंगा देखो क्या। आप ऐसे ही बोलते हैं तो बच्चे करें तो करें क्या? कभी साइकिल सीख ही नहीं सकते तो हम क्या करते हैं? अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं, शिवम सीनियर साइकिल है ना आपके पास? मैंने देखी थी, साइकिल दो ना, थोड़ी चलाते हैं। दोस्तों से उधार मांगते हैं, दोस्तों से बोल देते हैं, अपने पड़ोसी की साइकिल उठा ली, कभी मौका देकर के पापा देखने गए, चलो साइकिल पे बैठ गए, निकल लिए, गिरते भी है, घुटने भी छिलते, घर पे आके किसी को बताते नहीं, है ना? ऐसा है ना? मेरे साथ तो ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर हम माँ बाप की सुनते रहते कि ना 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 साइकिल मत छूना, और बाप कहते रहते कि बाप साइकिल है, आगे ऐसे, अगर मैं उनकी सुनता रहता सच में, तो क्या मैं कभी साइकिल चलाना सीख पाता? कभी भी नहीं। भाई जब मुझे साइकिल चलाना सीखना है या नहीं सीखना है, मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, ये बिजनेस करना है या नहीं करना मुझे कोई दूसरा बताएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद इतने मेच्योर हो कि आपको पता है कि आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। सही डिसीजन क्या है आप सोचो, सपने चुराने वालों को सुनना नहीं कभी। ओके, एंड नंबर 7, मिसबिहेविंग विद द स्पॉन्सर। आपको इस बिजनेस में जो लेकर आया या आपको इस बिजनेस में जो लेकर आए, आप उन्हीं के बारे में बैक बाइटिंग कर रहे हो। सीनियर ले तो आए, कितने पैसे मैंने लगा दिए, कितने पैसे की शॉपिंग हो गई, लेकिन सीनियर आज मेरी फोन नहीं उठा रहे, सीनियर सीधा मुंह बात नहीं कर रहे। तो मैं क्या कहता हूं, कभी भी बैक बाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, संगति अच्छी रखनी है। याद है ना ये बात मैंने कही थी? अच्छे लोगों के साथ मिलना, बैठना, उनसे सीखना। और संगति की बात करते हुए ना, मैं बहुत सिंपल सा एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सोच के बताओ कि मान लेते हैं आपका नाम क्या है? सूरज। डर क्यों रहा हूं मैं इतना बुरा लगता हूँ? आपको लगता है कि मैं अटैक कर दूंगा आपको? सूरज नाम क्या है? सूरज कुमार। मैं ऐसे काम तो भाई सूरज कुमार। ओके सूरज, मैं स्मार्ट लगते हो, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानो सूरज। बुरा मानोगे? पक्का? कसम खाओ? बोल सर आपकी कसम, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है चलिए मजाक करते हैं। मान लेते हैं कि सूरज को किसी लड़की से प्यार हो गया, इतनी बुरी बात नहीं है, ठीक है ना? कई सारे लोग कैसी बात हमारे सेक्टर में प्यार में बात सब अच्छी बातें नहीं है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरली लोग होता क्या ना कि इन सब पचड़ों में जब पड़ जाते हैं ना लोग, तो बिजनेस पे ध्यान देना कम कर देते हैं, है ना? दिक्कतें और ज्यादा खराब होने लगती, मतलब और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो मैं वो एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि सूरज को कोई लड़की पसंद आ गई, अब सूरज बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी होनी है, और लड़की की फोटो उन्होंने रखी है अपने पास। वो अगर अपने दोस्त के पास पहुंचेगा और बोलेंगे पता ना तेरी भाभी कैसी है बता, तो क्या बोलेगा? भाई बहुत सुंदर, राम सीता की जोड़ी लगी, मजाक कर ले शादी, यही बोलेगा ना? दोस्त, सच्चा दोस्त ही होता है। क्या कह रहा है? परिवार वाले माने मैं हूं ना, फोटो मैरिज करा दूं, अच्छा दोस्त यही सलाह देगा? गलत कह रहा हूं? वही फोटो लेके सूरज किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचे जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, उसके पास से सर मैं शादी करना चाह रहा हूँ, उनसे क्या सजेस्ट करोगे? वो ऐसा बोलेगा सूरज को, कोने में लगे जाए और ये बोलेगा सूरज देख, जब जब ख्याल आया ना कि मन में शादी कर दी, 2-4 थप्पड़ मारकर वो निकल जा रहा है। शादी मत करना, बता रहा हूँ मैं, जिंदगी नर्क हो जाएगी, शादी नहीं करनी, शादी करेंगे बढ़िया सबके दिमाग में। अब होता क्या, जिसका जो एक्सपीरियंस वो वैसी सोच रखेगा, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, दोस्त क्या बोलेगा? मैं हूं, कर ले। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया कि इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है, आप किसी राह चलते इंसान से नहीं पूछोगे कि सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस शॉट के बारे में आप क्या करते हैं? क्या मुझे क्या पता है? डायरेक्ट सेलिंग में मत पड़ा, अरे पता है मेरे वो पड़ोस में एक लड़की है, उन्होंने जाके डायरेक्ट सेलिंग में पैसे लगा दिए, पैसे बर्बाद हो गए, नहीं मत पढ़ना, उन्हें क्या पता?
लेकिन यही सवाल अगर आप अपने अपलाइन सीनियर से पूछते हो, अपने एबीएस से पूछते हो, किसी ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर इंसान से पूछते हो, वो आपको सही बात बताएगा। गलत कह रहा हूं? सही एग्जाम्पल, सही बात, सही कहानी के साथ, सच्चाई के साथ वही बता पाएगा जो एक्सपीरियंस होल्डर है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अच्छी संगति में हो। मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छी संगति में। ठीक है जी, तो ये अलग अलग मिस्टेक्स थे। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही लोग जुड़ते हैं आपके साथ, जैसे ही आपकी टीम में लोग आते हैं, एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है? एक विचार है, जिस विचार को मैं कहता हूं टफ लव पॉलिसी। और ये जितने यहाँ पर अपलाइन है उनके लिए भी है। आप लोगों ने सुन के रखा होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। टफ लव पॉलिसी। जब कभी भी आपकी टीम में कोई बंदा जुड़ता है, कोई आता है, आप किसी का साइन अप करवाते हो, तो हमेशा कोशिश रखिए कि प्यार और लताड़ दोनों बराबर मात्रा में मिले। समझ में आ रही बात? yes. प्यार और लताड़ दोनों बराबर मात्रा में मिले, लेकिन प्यार पब्लिकली, लताड़ अकेले। ये एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। जंगल में, ये बहुत बड़ा कॉमन एग्जांपल है जो मैं जनरली ट्रेनिंग में देता ही हूँ। जंगल में जब जिराफ, माता जिराफ देखा है ना आप लोगों ने? लंबा सा, तो माता जिराफ जब बच्चे को पैदा करती है ना, तो उसे चाट भी रही होती है, उसे लात भी मार रही होती है। कभी आप लोगों ने गौर किया हो ना किया हो, लेकिन आप देख चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल मिल जाएगी। माता जिराफ जब बच्चे को पैदा करती है तो उसे चाटती भी और लात भी मारती है, चाटती भी लात भी मारती है। क्यों? क्योंकि माता जिराफ की मंशा ये होती है कि अगले 15-20 मिनट में बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई भी जानवर आएगा, खा जाएगा। तो इसे टफ लव पॉलिसी कहते हैं। लताड़ना भी और प्यार भी, चाटना भी, लात भी मारना। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली लोग करते क्या है, जैसे ही हमारे कंपनी में आते हैं लोग, हमारे टीम में आते हैं लोग, हम ये कुछ करना शुरू करते हैं। ना अरे मैं तुम्हारा अपना ही है ना, सारे शाहरुख खान में तुम बिल्कुल, मैं हूं ना, मैं करूँ। ये नहीं, गलत है। आपको ये पूरी कोशिश करनी होगी कि वो जिम्मेदार बने। मैं एक बात पूछता हूं और सच बताना, दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या यहां पर जितने भी लोग हैं, सच बताना, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या आप सब लोगों ने अपना साइन अप खुद से किया था? एक सॉर्ट की वेबसाइट पर गए, सीनियर की FC ID डाली, स्पॉन्सर ID, अपनी ईमेल ID डाली, फोन नंबर, नाम, ये सब डालना। क्या आप लोगों ने खुद से किया था? मैं क्या था, यही बात है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे टीम में जितने भी लोग आए, आप उन्हें दिखाओ, सिखाओ, समझाओ कि ये तरीका है, अब आप करके देखो। ये करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से काम नहीं चलेगा। मैं हूं ना, मैं कर दूं, टेंशन पैसे ला, ये गलत, जिम्मेदार बनिए। ओके, फ्रॉम मिस्टेक्स यू लर्न बट डोंट अर्न इन द बिजनेस। गलतियों से तो आप सीखते जरूर हो, कमा नहीं पाओगे कभी। ठीक है? ओके, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेलिंग सिस्टम की। यूनिवर्सल सेलिंग सिस्टम से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि कितने लोगों को यहाँ पर नींद आ रही है। आ रही है नींद? करते दिखाओ, आंखें खोलो सारे लोग। भाई साहब पल के झपका लो, कर सकते हो। वो एकदम ऐसे आंखें खोलो। पक्की बात, नींद नहीं आ रही? करना क्या? पक्का? नहीं, कह दो। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी करेंगे फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रेडी हो? यस। और आप लोगों ने एक्टिविटी मेरे ख्याल से की होगी अपने सेंटर पे, बड़ी फेमस एक्टिविटी। तो अभी जो मैं कहूंगा आपको नहीं मानना है। ये तो सर कैसी बात है, ये तो हमारा फेवरेट काम है। हमारे अपने सीनियर जो बोलते हैं कभी नहीं मानते। पक्का? यस। मैं जो बोलूंगा आपको नहीं मानना है, पक्का ना? यस। शर्म तो आनी है, सब यार इसमें भी है। वाह यस। ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूँ स्टैंड अप, आप लोगों को
बैठे रहना, very good. मैं बोलता हूँ सिट डाउन. बहुत सिंपल सा गेम है ना? सिंपल है ना? सब लोग कर सकते हैं ना? ये गेम कुछ लोगों पे लागू नहीं होता जो लोग ऑलरेडी खड़े हैं. लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं प्लीज उन पे लागू हो सकता है. कर सकते हैं ना हम लोग? पक्का? आलस तो नहीं आ रहा? क्या उस पे वाला लाइट बंद करो, सो रहा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. स्टैंड अप. समझदार लोग. ओके, स्टैंड अप. ओके, सिट डाउन. स्टैंड अप. ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस किया. ठीक है, ये जैसे क्रिकेट में ऐसे प्रैक्टिस बॉल होती है ना, ये प्रैक्टिस बॉल. अब हम लोग एक्चुअल ओवर खेलना शुरू करेंगे. रेडी? पक्का एवरीवन? सारे लोग सजग? ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? वेरी गुड. स्टैंड अप. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Sit down. Okay, stand up. अब मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप लोगों को चीजें समझ में आने लगी है ना? सब समझ लेंगे. ओके, स्टैंड अप. दो चार अच्छा चलिए, ये देखकर कम से कम ये लग रहा है कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही. You're all fine. पक्का आगे बढ़े हम लोग? ओके, ठीक. तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेलिंग सिस्टम की. एक ऐसा सिस्टम जिसे सब लोग फॉलो करें. सब लोग. ऐसा नहीं कि एक सेंटर पे कोई और काम चल रहा हो, दूसरे सेंटर पे कोई और काम चल रहा हो. ऐसा नहीं होना. तो देखिए यूनिवर्सल सेलिंग सिस्टम हमारा क्या कहता है. ये है वो यूनिवर्सल सेलिंग सिस्टम. अगर आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, लिख लो, फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लो. लेकिन दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. सबको समझना जरूरी है. पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? सबसे पहले आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब है कस्टमर को पहचानना. चलो पहले आप लोग फोटो खींचो, लिख लो, मैं उसको बताता हूं. नहीं बिल्कुल भाई, वीडियो नहीं बनानी. कौन सा फोन है आपका? कौन सा फोन है? आप ही से पूछ रहा हूँ. पीछे दरवाजा है, पीछे क्या देख रहे हो आप? ओप्पो. ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. कस्टमर को पहचानना. आपके आसपास इतने लोगों की भीड़ होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से मेरा कस्टमर कौन हो सकता है? तो सबसे पहले वो चीज होती है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. फिर है जनरेट इंटरेस्ट. अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये लोग हो सकते हैं मेरे कस्टमर, तो इनमें वो इच्छा कैसे जागृत करनी है कि वो इस शॉर्ट की तरफ खींचे चले आए. उनका इंटरेस्ट कैसे बांधना है. और नंबर 3 पे है वन ऑन वन. एक बार इच्छा जागृत हो गई तो आप उनके सामने बैठकर वन ऑन वन बातें कैसे करोगे, क्यों जरूरी है. उसके बाद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. अगर उनके कुछ सवाल आए, उन्होंने कुछ पूछा कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ वैसा हो गया तो, मेरे पैसे फंस गए तो, मान लो कंपनी कल को भाग गई तो, ऑब्जेक्शन आ सकते हैं. उन सारे ऑब्जेक्शन के आप जवाब कैसे दो. इसके बाद ट्रायल क्लोज. जब आप जवाब दे रहे हो उसी बीच आप कोशिश करते हो कि उनका साइन अप हो, वो मान जाए, हमारे साथ आए, साइन अप हो जाए, हमारे साथ जुड़ जाए. इसे कहते हैं ट्रायल क्लोज. ट्रायल क्लोज के बाद है बिजनेस एनालिसिस कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. देखिए ये 5 स्टेप तक, 1 से लेकर 5 तक आप ये बार बार कर रहे होते हो.
कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो, उस पर इंटरेस्ट पैदा करते हो, फिर आप उनके साथ 1-on-1 मीटिंग करते हो, फिर उनकी ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, उनके सवालों का जवाब देते हो, फिर कोशिश करते हो उनका साइन अप हो जाए। ये 5 स्टेप आप बार बार कर रहे होते हो। जब ये 5 स्टेप आप बार बार कर रहे होते हो, फिर बारी आती है आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करने की कि पिछले महीने मैं कितने लोगों से मिल पाया, कितने लोगों से इंटरेस्ट जनरेट कर पाया, कितने लोगों के साथ मैंने 1-on-1 मीटिंग करी। उसे कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। ये बहुत जरूरी चीज है। मान लेते हैं जनवरी के पूरे महीने में आपने 1 से लेकर 5 तक के स्टेप किए। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना प्लीज, है ना? अभी हम लोग थोड़ा सीरियस बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक के स्टेप आपने जनवरी के पूरे महीने में आपने मन लगा के किए। लोगों से मिले, 1-on-1 मीटिंग करी, उन्हें सॉर्ट के बारे में बताया, उनका साइन अप कराया। लोगों से मिले, उनमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं चला जाए यहाँ से, कोई बात नहीं। फिर लोगों से मिले, फिर उनमें इंटरेस्ट पैदा की, 1-on-1 मीटिंग करी, साइन अप करवाने की कोशिश। तो ये स्टेप जब आप बार बार कर रहे होते हो, जनवरी का पूरा महीना बीत गया, अब आप फरवरी के महीने में जाओगे, आप यही काम कर रहे होगे फिर से। लेकिन एक बार पलट के आप देखते जरूर हो जनवरी के महीने के बाद कि मैं कितने लोगों से मिला, कितने लोगों का मैंने साइन अप करवाया, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे से कहा था कि चलो बाद में बात करते हैं, अब मुझे बारी है मैं उनके साथ फॉलो अप करूँ। तो ये देखिए फॉलो अप सबसे लास्ट में आया। तो बिजनेस एनालिसिस के बाद बारी आती है फॉलो अप। तो यही 7 स्टेप हैं जो हम सब लोगों को बार बार करना पड़ता है। इसी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तरीका ये, सबके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग 1-on-1 फोन पे कर रहे होंगे, कुछ लोग जूम मीटिंग पे कर रहे होंगे, कुछ लोग घर के दरवाजे को नॉक करके कर रहे होंगे, कुछ लोग बाहर कॉफी पीने के लिए बुला रहे होंगे। सबके तरीके अलग बदल सकते हैं, लेकिन कर यही रहे होंगे सबको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल मार्केट। देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। आप कोई भी, आप किन लोगों से घिरे हो, चारों तरफ आपके कौन कौन लोग हैं? आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आप जहां काम करते हो वहां पर लोग हो सकते हैं, आपके किसी बिजनेस में हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के साथ घिर सकते हो। आप कम्युनिटी, किस समाज में रह रहे हो। मैं अगर इस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, अपनी इस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे अगल बगल के लोग कैसे हैं, आप उन लोगों से घिरे रह सकते हो। सोशल मीडिया फ्रेंड, फेसबुक पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उन लोगों से भी घिरे रहते हो। तो इसे कहते हैं पोटेंशियल मार्केट। आप किस मार्केट में हो, आप जिस मार्केट में हो, आपके अगल बगल की दुनिया यही है, यही हो। और मानो ना मानो आपके कस्टमर भी इसी यहीं कहीं छिपके बैठे हैं। इन्हीं में से वो कुछ लोग होंगे जो आपके साथ आपका रिसोर्ट का बिजनेस साइन अप करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि पोटेंशियल मार्केट की तो हमने बात कर ली। अब समझिए इस बात को, पोटेंशियल कौन होता है? अगल बगल ये जितने सारे लोग हैं जो मैंने बताया, फ्रेंड, नेबर, फैमिली, ये सब कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जिन्हें आपने कोशिश की बात करने की। और चाचा जी क्या हाल चाल, मौसा जी कैसे हैं, जिनसे बात करने की कोशिश की आपने। और भाई राम, श्याम, मनोहर कैसे हो भाई, जिनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो हो जाते हैं कांटेक्ट। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फोन ही नहीं उठाएंगे, तो अभी भी पोटेंशियल के पोटेंशियल। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 50 लोगों से आप मान लेते हैं, 50 लोगों से आप घिरे हुए हो, आपने 50 के 50 लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो पाई सिर्फ 15 लोगों से। उन 15 लोगों में 12 लोग ऐसे थे जो आपसे मिलने को तैयार हो गए, चलो एक बार मिलते हैं, मिलके बात करते हैं, ठीक है। इन 12 लोगों में 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके बिजनेस प्रपोजल को देखा और समझा, जिनको समझ, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ओके ओके, अच्छा आपकी कंपनी ये काम करती है, अच्छा क्या प्लान क्या है, पैसा कैसे कमाएंगे, ये वो 8 लोग हैं, ठीक है। इन 8 लोगों में 5 लोग मात्र ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट शो करेंगे, साइन अप कर लेंगे आपके साथ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कहा है तो अच्छा लगा, मुझे काम अच्छा लगा, मैं कर लेता हूं। और इन 5 लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लुएंसर केस बनेंगे, जो लीडर्स बनेंगे आगे चलकर। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप 50 लोगों से घिरे हो,
आप 50 के 50 लोगों से बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन बात आपके सिर्फ 15 लोगों से हो पाएगी। उन 15 लोगों में मात्र 12 लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके साथ मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, वन ऑन वन मीटिंग के लिए। उन 12 लोगों में मात्र 8 लोग ऐसे निकलेंगे जिन्हें आपका बिजनेस प्रपोजल समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, मैं बात करता हूँ, जिन्हें समझ में आएगा। लेकिन जो साइन अप करने वाले लोग होंगे वो 5 ही लोग होंगे। लेकिन सिर्फ साइन अप करने पे कहानी खत्म नहीं होती। जो आपके साथ आपके बिजनेस में आगे बढ़े वो मात्र 2 लोग मिलेंगे। यानी आपको अगर अपने बिजनेस में 2 लीडर चाहिए तो कम से कम 50 लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे, बात समझ में आ रही? सिर्फ 2 लीडर्स, 50 लोग। अब ये टारगेट आप कैसे बनाते हो ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब जब आप मिलते हो लोगों से तो मैं आपको 5 सी की बात, हो रही है क्या? नो की बात? नो। ठीक है, तो अब मैं आपको बात बताता हूं कि जब आप लोगों से मिलते हो तो अपना कम्युनिकेशन, जब आप बातचीत करते हो तो आप कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हो। लोगों को प्रभावित करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट जनरेट करने की बात आती है ना, लोगों को प्रभावित कैसे करोगे, तो जनरेट इंटरेस्ट की बात करें। पहला क्या था? आइडेंटिफाई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा टॉपिक अब हम जनरेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि जब आप लोगों से मिलते हो तो उन्हें प्रभावित कैसे करोगे। 5 सी होते, 5 सी। पहला सी कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। जैसा मैंने पहले ही बताया, किसी को भी तारीफ बुरी नहीं लगती। जब कभी भी आप किसी से मिलो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया करो। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, झूठी तारीफ नहीं। अगर आप किसी को बोले सर आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आपका ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। अभी जब आप वहां से यहाँ चलकर आ रहे थे ना, तो मैंने आपको देखा, मतलब जो जिस तरह के आपके कपड़े पहने हैं या जिस तरह आप लोगों से बात करते हो, आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। जब आप ये सब बातें बोलते हो ना, लोगों को अच्छा लगता है सुनने। लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। आप ये नहीं बोले कि किसी गंजे को ये नहीं बोलोगे सर बोले जब जब जुड़ते देखी जाए हमारी को दिल दर्द है। आप ऐसा बोल सकते हो? तो तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। जब किसी को भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, कॉम्प्लीमेंट किन किन चीजों को दे सकते हो? अप्रिशिएट द वे ऑफ टॉकिंग, उनके बात करने के तरीके का, यूजिंग वर्ड्स, जिस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, वो कितने बुद्धिमान है। इसके बाद ह्यूमर, उनका मजाक करने का अंदाज कितना अच्छा है। नॉलेज, उनमें ज्ञान कितना अच्छा है। आप इन सब चीजों की तारीफ करते हो, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। तो अपनी बात की शुरुआत आप इन सब चीजों से कर सकते हो। दैट्स नंबर 1 सी। नंबर 2 सी कॉन्वर्सेशन, बातचीत। तो जब आप बातचीत करते हो ना, आपकी बातचीत के दौरान आप में वो उत्साह दिखना चाहिए। आप में उत्साह दिखना चाहिए। सोच के बताओ कि कोई न्यूज रीडर हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने राजू श्रीवास्तव का नाम सुना होगा, सुना है? कितने लोगों ने सुना राजू श्रीवास्तव का नाम? राजू श्रीवास्तव, अच्छा कम लोगों ने सुना, ठीक है। तो उनका एक ऐसे ही कॉमेडी शो आ रहा था, उसमें उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, अगर कोई न्यूज रीडर हो, समाचार पढ़ने वाला और उसे नींद आ रही है, तो कैसे समाचार पढ़ेगा? और क्या आप लोगों को मजा आएगा न्यूज सुनकर? हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आए घर पे ही हो बैठे आराम से, और बिल्कुल लेजी, बिल्कुल एकदम ऐसे नींद में बिल्कुल झूम रहा हो। अगर वो समाचार पढ़ रहा हो, कैसा लगेगा सुनकर? आप कोई उत्साह नहीं उस इंसान के अंदर। कराची में बारिश हो सकती है, देखिए क्या होता है, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, अजीब मौसम। शक्ल ऐसे बना के कोई नॉर्मली इस तरह बात करे आपसे, क्या लगेगा? भाग जाए यहाँ से, थप्पड़ मार। कोई उत्साह नहीं, मरा हुआ इंसान लग रहा है। आपको खुद बात करने में मन नहीं लगेगा। सुबह सुबह अगर आपके पास कॉल आ जाए, सर मैं ICICI बैंक से बोल रही हूँ, लड़की की आवाज सुनते हो, बाँचे खिला के बोलिए, उत्साह। अगर कोई ऐसी यस बैंक से फोन करे, सर मेरा नाम रमन है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? सर मैं क्रेडिट यार फोन रख। तो बात करने के तरीके से उस इंसान में कितना उत्साह है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से बात करोगे। तो जब आप रिसोर्ट के बारे में बता रहे हो किसी को, आपने तारीफ करने के बाद, सर मेरा नाम ये और आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे टाइम ले पाया, मुझे आपको ना अच्छी चीज़ दिखाई, कुछ बढ़िया चीज़ दिखाई,
आपके उत्साह से सामने वाले में वो क्यूरियोसिटी जगती है। ओके, क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं चिंता, उत्कंठा। सामने वाले को ना जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पूरी इंफॉर्मेशन दे दो। सर मैं आपको एक आध दो चीजें बता रहा हूं, बाकी की चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। आप क्यूरियोसिटी छोड़ दो। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है चिंता, उत्कंठा। तो एग्जांपल यहां पर दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल ईदर और अप्रोच या ओपिनियन अप्रोच, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से मिलते हो या बात करते हो, सोच के बताओ। अगर उस इंसान ने बोला कि देखो जी अभी तो टाइम नहीं है, अगले हफ्ते मिलते हैं, आप क्या बोलोगे उससे? सर अगले हफ्ते कब? यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना? सर अगले हफ्ते कब मिलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये गलत सवाल है। आपको ये पूछना चाहिए तो सर अगले हफ्ते ठीक है, तो सोमवार सुबह 9 बजे मिल लें या मंगलवार सुबह 11 बजे? आप बताओ, समझ में आया? सोमवार सुबह 9 बजे मिले या मंगलवार सुबह या मंगलवार शाम 6 बजे? आप बताओ। इसे हम कहते हैं ऑप्शन नो ऑप्शन। आपने उसे ऑप्शन दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपके घर कोई आएगा, आप उसे ये बोले सर क्या लोगे, ठंडा लोगे, कॉफी लोगे, क्या लोगे? वो ये तो नहीं बोले खिचड़ी ले आ। कभी नहीं बोले। आपने उसे ऑप्शन ही दो दिए, सर क्या लोगे, ठंडा लोगे, कॉफी लोगे? अपने आप बोले सर ठंडा पानी पिला। आपने उसे ऑप्शन ही दो दिए। अगर आप पूछते सर अगले हफ्ते कब मिले, मंडे सुबह मिल लेते हैं 11 बजे या फिर मंगलवार 6 बजे मिल लेते हैं शाम में, वो अपने आप ही आपको बोलेगा नहीं सोमवार मंगलवार को टाइम नहीं, एक काम करो बुधवार मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं, फिक्स हो गई बात। अगर आप छोड़ दो कि ठीक है अगले हफ्ते मिलते हैं, वो अगला हफ्ता आएगा चला जाएगा, पता भी नहीं आपका मिलेगा। ये तरीके जैसे ओपिनियन अप्रोच, आपकी राय क्या है? सर मेरा एक दोस्त है शॉर्ट बोल के किसी कंपनी में काम कर रहा है, ऐसी ऐसी कंपनी, उसने वेबसाइट दिखाई, ये देखिए ना वेबसाइट, ये चीजें उसमें बिक रही है, कई सारे लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, आप क्या राय देते हो, मुझे जुड़ना चाहिए क्या इसमें? सामने वाले को लगता है अच्छा मेरे से सलाह पूछे ना, मैं बिल्कुल भाई बहुत अच्छी चीज है, जुड़। आपने तारीफ कर दी उसकी, आप उससे राय ले रहे हो, अपने आप को बलवंत राय से कम नहीं समझेगा वो। तो ओपिनियन अप्रोच तरीके यही होते हैं कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो। ओके, कंट्रोल 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 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है, 11 बजे ही मीटिंग शुरू होनी है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि मंगलवार शाम 6 बजे मिल रहा है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 5:45 पे ही पहुंच जाओ। मेरी तरह नहीं जैसे आप ट्रैफिक जाम में अटके रह गए, 11:30-12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, मैं 1 बजे गड़बड़ी हुई है, मैं मानता हूँ, आप ऐसा मत करें। समझ में आ रही बात? कंट्रोल, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, और कोशिश कीजिए कि आप अपने बाउंड्रीज से थोड़ा बाहर निकलो। मुझे एक बात सोच के बताओ, सूरज आप फेसबुक पे हो? यस। ओके, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? फ्रेंड्स हैं फिर भी मतलब 10, 20, 50, 100, 1500। कितने? 1500। अच्छी बात है। चलिए मुझे एक बात बताइए सूरज, उन 1500 लोगों में से 400 लोग अगर केरला के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 400 लोग अगर केरला के, और उन 400 लोगों ने आपसे कहा कि सूरज आप एक बार केरला आ जाओ, आकर मुझे बिजनेस समझा दो, यहाँ पे 400 लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आप जाओगे क्या? 400 लोग जा सकते हैं ना? क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो ये बोलेगा कि उसे जरूरत है, वो आएंगे मेरे पास, मैं क्यों जाऊं? कोई ऐसा बोलेगा क्या? आपका काम है, यू नीड टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, निकलो बाहर, जाओ, मिलो लोगों से। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। तो बात समझ में आ रही है ना? Yes. एक और लास्ट सी जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट। आपने जो कह दिया प्लीज सलमान खान हो जाओ इस बार, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, अपने आप की भी, अपने बाप की नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट, तो कमिटमेंट वो चीज होती है कि अगर आपने ये बात कह दिया कि सर अगले हफ्ते मिल रहे हैं, या मैं आपको अगले हफ्ते कॉल करूंगा, या फिर किसी भी चीज कैसे कमिटमेंट, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, कमिट टू बी पंक्चुअल, शो अर्जेंसी ऑन द कॉल। सर मेरे कुछ लोगों के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट है, मैं आपसे दोबारा ये बात करूंगा। आपको सामने वाले को ये एहसास दिला देना है कि इंसान कमिटमेंट का पक्का है, इसने कह दिया तो करेगा जरूर, आपकी बातों में कमिटमेंट झलकनी चाहिए। तो ये सारे वो चीज है जिसके तरीके से आप लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है? ये जनरेट इंटरेस्ट करने वाली बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 याद है ना आप लोगों को? पहला स्टेप क्या था? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या था? जनरेट इंटरेस्ट। और तीसरा क्या है? वन ऑन वन मतलब आमने सामने बैठ कर। तो जब आप वन ऑन वन बात करते हो आप 3 P's की बात करते हो। 3 P। पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है प्लान। बस इन्हीं 3 चीज की बात करते हैं वन ऑन वन में। प्रोफाइल, प्रोफाइल का क्या मतलब है? प्रोफाइल का क्या मतलब है सर आप बताओ? प्रोफाइल का क्या मतलब है? प्रोफाइल का मतलब सर कंपनी का नाम, डॉक्यूमेंट, बहुत ढेर सारी चीजें वेबसाइट के बारे में। तो मैंने ये कब कहा कि कंपनी की प्रोफाइल? आपका भी प्रोफाइल लिखा हुआ है सर कंपनी प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने तो सिर्फ प्रोफाइल पूछा, फिर मैंने सिर्फ देख के बस तो आपने सिर्फ कंपनी देखा। डिस्ट्रीब्यूटर का मैं क्या? उस पर आने वाला था। उस पर आने वाला था, मैंने बीच में टोक दिया, मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, तो आप अपने प्रोफाइल के बारे में क्या बताओगे? जो भी मेरा प्रोफाइल होगा सर, जैसे? जिस पे काम कर रहे हैं, असॉर्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके बारे में बताएंगे। नाम, पता, एड्रेस जहाँ से भी हैं। अच्छा, तो ये आप बताओगे? या आपका नाम क्या है? संजीव पांडे। संजीव आप ये बताओगे? ये चीजें दिख भी सकती है लोगों को। ऑफ कोर्स सर, कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। कन्वर्सेशन अगर किसी ने आपसे बातचीत न की तभी क्या मैं आपके प्रोफाइल के बारे में जान सकता हूँ? सर ऐसा कोशिश करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि उनको लगे कि कुछ मैं आपसे मिला ही नहीं, मैं आपकी प्रोफाइल जानना चाहता हूँ। वर्चुअली कभी बात होगा तो कोशिश करेंगे बात करके बताने में। बात हो ही नहीं सकती ना, हमारी आपकी बात ही नहीं हुई। मैं संजीव जी को बस मैं उनकी प्रोफाइल जानना चाहता हूँ। कैसे? सर तुम्हें ड्राइंग करके बताना पड़ेगा। नहीं सोचिए। फेसबुक प्रोफाइल सुना है किसी ने? इंस्टाग्राम प्रोफाइल सुना है? संजीव आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो प्रोफाइल का मतलब होता है, प्लीज बैठिए। प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप दिखते कैसे हो, आपकी कंपनी दिखती कैसी है, वेशभूषा, दर्रा, ये दिखता कैसा है। आपकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग इस बिजनेस में हो, कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोफाइल उम्दा दिखे, बेहतरीन दिखे। कोई अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाए, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर जाए, देखते ही बोले अरे संजीव भाई ये तो कोई बिजनेसमैन लग रहे हैं, संजीव जी तो कोई बिजनेसमैन लग रहे हैं। पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो बिजनेस करते हैं। है सर वैसा ही होना चाहिए। ये एग्जांपल आपके सामने जो दे रखा है ना मैंने, मोहित भाटी, कोशिश कीजिए आप कभी इनकी प्रोफाइल पे जाने की। कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे। एक है विशाल शर्मा, कभी जाइए उनके इंस्टाग्राम पे। सरबजीत मान, अगर आप इनके प्रोफाइल को विजिट करोगे, कोशिश करो कि आपकी भी प्रोफाइल कुछ वैसी दिखे। कोई एक बार जाए, ये पक्का बिजनेसमैन है, ये पक्का बिजनेस वूमेन है। प्रोफाइल आपकी ऐसी दिखनी चाहिए। दैट्स नंबर 1 प्रोफाइल। तो आप प्रोफाइल की बात करते हो, जब आप वन ऑन वन मीटिंग करते हो ना, आप बताते हो देखो जी ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, ये चीजें मैं कर रहा हूँ, मैं कंपनी की इन मीटिंग्स में जाता हूँ, देख रहा हूँ आप कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये प्रोफाइल। वन ऑन वन मीटिंग की बात कर रहा हूँ, आप ये सब चीजें बात करोगे। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? कंपनी ये वी डील इन लाइफस्टाइल थ्रू को कॉमर्स। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कॉमर्स के तरीके से। को कॉमर्स क्या है? कंजप्शन विद कॉमर्स। इसे हम कोलैबोरेटिव कॉमर्स भी कहते हैं, कि आप खुद भी कंज्यूम कर रहे हो, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को भी बता रहे हो। ये सॉर्ट हमारी ऐसी पहली कंपनी है, को कॉमर्स कंपनी। इंडिया फर्स्ट को कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कम्युनिटी ऑफ सोशल ई कॉमर्स रिटेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स। हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, हम किस किस स्टेट में, भारत के हर राज्य में हम फैले हुए हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हर राज्य में। तो ये है कंपनी की प्रोफाइल। इसके अलावा आप कंपनी के प्रोफाइल में दुनिया भर की चीजें बता सकते हो, है ना। इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन फैशन एंड लाइफस्टाइल को कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हमारी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, हमारे कंपनी के फाउंडर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये तो रही कंपनी की बात। याद है आपको मैंने कहा था वो 5 चीजें, जो आप 5 चीजों के बारे में बात कर रहे होते, नहीं याद आ रहा? दिखाऊं, याद करो जो हम लोगों ने बहुत पहले बात करी थी। वो 5 चीजें जो मैंने कहा था, जब आप किसी से मिलते हो तो आप इन 5 चीजों के बारे में बात कर रहे होते हो। आगे आगे बढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ। ओके, तो आपके प्रोफाइल में ये सारी चीजें आ रही हैं। कंपनी है, प्रोडक्ट में वो सेकंड पी है। एक कंपनी, मैनेजमेंट, मार्केट, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आप प्रोफाइल में कवर कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? प्रोफाइल में आप भी आ रहे हो, कंपनी भी आ रही है, कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी, कंपनी के ओनर कौन है, एवरीथिंग।
तो दैट वाज फर्स्ट पी, वो पहला पी था। सेकंड पी क्या है हमारा? सेकंड पी है प्रोडक्ट। ठीक है, देख रहे हो प्रोफाइल में हम सिस्टम एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। सेकंड चीज है प्रोडक्ट। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, हर वो चीज जो आप सोच सकते हो, हम सब चीज लाना चाहते हैं अपने प्रोफाइल पर, अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है आपको पता है, कैटेगरीज क्या क्या है, आप किसी को वेबसाइट भी दिखा सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, ये देखिए इतने सारे कैटेगरीज, ये सारे सामान मिल रहे हैं। ए शॉर्ट पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, कैसे आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो कैसे आप एपी कमाते हो, जितना ज्यादा एपी कमाते हो आपकी इनकम कैसे बढ़ती जाती है, आप इन सब चीजों की बात करते हो। दैट इज प्रोडक्ट। शॉप बदलो प्रोडक्ट की। हम किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरह ये बात नहीं कहते, अच्छा जी वेस्टीज में आओ जी, वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज करो जी, अब आप वेस्टीज का तेल यूज करो जी। हम ये नहीं कहते कि आप आपको एसॉर्ट का ही आटा चावल दाल खाना पड़ेगा, नहीं, आप जो खा रहे हो वही खाओ, शॉप बदलो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद आता है प्लान। प्लान क्या है, लोग कमाते कैसे, तो जब आप प्लान की बात करते हो, नींद आ रही है? नींद आ रही है? शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, दिखाओ सबके साथ। पीछे पीछे वाली जनता शक्ल दिखाओ, यहाँ लाइट कहाँ से वहाँ से चले। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा जानबूझ के है सारी जगह में और तो देखिए मेरी तरफ सर, ठीक है सारी जगह पक्का ना? पक्का मैडम? ठीक है, तो प्लान की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सबको पता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या नहीं है आप ये बताओ। नहीं क्या है भाई? भाई यहाँ फिक्स्ड इनकम नहीं आएगी, सबसे पहले आप बताओ फिक्स्ड इनकम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जॉब नहीं, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। कितने लोगों को पता है पॉन्जी स्कीम किसे कहते हैं? आप बताओगे पॉन्जी स्कीम क्या होती है? इसमें ये स्कीम जैसे कि पैसे वहाँ पे कुछ दिन के एक से जैसे कि बोला जाता था कि आप एक हफ्ते के लिए कुछ पैसे लगाइए तो एक हफ्ते में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने देखा हेरा फेरी? याद है ना वो? क्या था वो? सरस्वती चीट फंड, लक्ष्मी चीट फंड, कितने पैसे दो और जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे सबको। याद है ना सबको? पॉन्जी स्कीम वो चीज होती है, पॉन्जी स्कीम वो चीज होती है जिसमें प्रोडक्ट क्या है नहीं पता, पैसे लगाओ कितने दिनों में पैसे डबल। तो हम कोई पॉन्जी स्कीम नहीं। तो आपको ये बताने कि हम क्या नहीं है, हम जॉब नहीं देते, हम कोई फिक्स इनकम नहीं देते, हम कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, मनी लैंडिंग का काम नहीं करते हम कि पैसे उधार उधार में दिए जा रहे हैं, मनी लैंडिंग नहीं होता। वैसे हमें पता है कि मनी लैंडिंग हो रही है कई जगहों पर ये होनी नहीं चाहिए, गलत है। ओवर कमिटमेंट, डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट, बड़ा चढ़ा के चीजों को बताना कि भाई आप तो 3 महीने में अंबानी नहीं होगा तो नाम बदल देना मेरा, ऐसा कुछ नहीं करता। और फोर्स सेलिंग, जबरदस्ती सामान नहीं बिकवाते। आपको पसंद है, चीजें अच्छी लग रही है, प्लीज आओ जुड़ो हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य बन सकता है, प्लीज आओ जुड़ो हमारे साथ। ठीक है, हम गेम चेंजर है, हमने मार्केट को बदल के रख दिया। आज तक इंडिया में कभी भी कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसने अपने प्लेटफॉर्म पे मोबाइल फोन बेचा, हमने बेचे, हमने किया। हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी ज्यादा है, हमने गेम बदल के रख दिया। अब देखिए आपको मिलेगा क्या, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, आपको हमारे प्रोडक्ट पे उतनी उतनी की रिबेट मिलनी शुरू हो जाती है ए शॉर्ट पॉइंट पर। ये वो प्लान, आप ये चीजें दिखा सकते हो कि जैसे आप जुड़ते हो, आप एम्बेसडर रैंक होते हो, फिर प्रमोटर होते हो, मेवन होते हो, इन्फ्लुएंसर, एस, एबीओ, वेटरन एबीओ, और हमारे प्रोडक्ट्स पर आपको 16%, 32%, 46%, 60%, 63%, 65%, 66% इतने का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आप जैसे टीम अपनी बढ़ाते हो और ज्यादा टीम बढ़ती है आपकी, तो एक ग्रुप प्रॉफिट, ओके ये यहाँ पे 60% नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप प्रॉफिट कैसे मिलना शुरू हो जाता है, आपकी टीम जैसे बढ़ रही है
आपकी टीम में कहीं पर भी सेलिंग होती है, आपको उससे ग्रुप प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मेवन हो और मेवन के नीचे किसी एम्बेसडर ने शॉपिंग करी है और मेवन और एम्बेसडर के बीच में कोई प्रोमोटर नहीं है, तो प्रोमोटर का भी ग्रुप प्रॉफिट आपको मिलेगा। यानी आपको अपना ग्रुप प्रॉफिट तो मिल रहा है 14%, प्रोमोटर का भी मिल रहा है, कुल मिलाकर 30% का प्रॉफिट। तो जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी। जरूरत है तो उसी 5C के सहारे लोगों को कन्विंस करनी है। क्लियर है ना यहाँ पे? प्लान पक्का क्लियर है? ओके। ग्रुप प्रॉफिट में ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी है। एक रैंक के लोग अगर आ जाते हैं तो ग्रुप प्रॉफिट रिपीट नहीं होगा। मैं भी मेवन हूं, मेरा डाउनलाइन भी मेवन है, तो उसे ग्रुप प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहला है, मैं दूसरा मेवन हूं, मुझे मिलेगा ग्रुप प्रॉफिट। ये सब कुछ रूल्स हैं जो आपको वेबसाइट पे दी जाएंगे। समझना, वेबसाइट रोज स्टडी करो, 15 मिनट के लिए सही, रोज पढ़ो, जरूर चेक किया करो। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो मैं जनरली सबको ही बताता हूं, समझाता हूं, कोशिश कीजिए समझिए। इस फॉर्मूला का नाम है FNF = C। कितने लोगों ने पहले भी सुना है इस फॉर्मूला के बारे में? शिवम आपके ऊपर लॉ मेकर। FNF = C कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना, ठीक है। देखिए, समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं कि आपने 3000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, आपने खुद ने, या आपने कन्विंस किया किसी को कि वो इतने का सामान खरीदो। कैसे? पहले समझते हैं कि ये FNF क्या है। F फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली = योर कस्टमर। शुरुआत आपको अपने आसपास से ही करनी होगी। जो लोग आप पे ज्यादा यकीन करते हैं, जो लोग आप पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो आपकी बातों को टालेंगे नहीं, जो आपकी बात पे यकीन करेंगे, आंख मूंद के मानेंगे आपकी बात को, वो यही लोग हो सकते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, नेबर, फैमिली, दिस इज इक्वल टू योर कस्टमर। मान लेते हैं कि आपने 5 फ्रेंड्स, 5 नेबर्स और 5 फैमिली, नेबर मतलब पड़ोसी, आपने 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त, 5 पड़ोसी, 5 फैमिली मेंबर्स को आपने कन्विंस किया इतने का सामान लेने के लिए, 1000 का, 2000 का, 3000 का। 15 लोगों को आपने कन्विंस कर दिया, तैयार कर दिया। इमेजिन कीजिए, सोचिए, देखिए कि अगर 3000 का सामान 5 लोगों ने लिया तो 15000 यहाँ, नेबर ने लिया 15000 यहाँ, फैमिली ने लिया 15000 यहाँ, कुल मिलाकर के 45000। ये देखो ना, बात है कन्विंस करने की। कोई जरूरी नहीं कि आप 5 लोगों को कन्विंस करो। टारगेट बनाओ अपना कि इस महीने 3 मुझे करना ही करना है। भाई जी, अगर टारगेट नहीं लोगे ना तो हेडलेस चिकन की तरह हालत हो जाएगी। हेडलेस चिकन समझते हो? मुर्गा कटा हुआ देखा कभी? मुर्गे को पकड़ो, सर अगर उसका कटे, छोड़ दो उसे, इधर उधर भागते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहा है। हेडलेस चिकन की तरह भागोगे। टारगेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चीज सोच लिया कि 3 फ्रेंड्स, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी, 3 नेबर्स और 3 फैमिली मेंबर्स को मैं कन्विंस करता हूं, और सोच के देखिए कि आपके टीम में वही काम बाकी सारे लोग भी कर रहे हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। और ये चीज अगर निरंतर चलता रहा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितनी जल्दी जल्दी रैंक अचीव कर रहे हो। FNF = C समझिए, अपने टीम में भी समझिए, टारगेट यही है। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। जब आपने 1-on-1 कर लिया, आपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान बता दिया, अब लोगों के सवाल आने शुरू होंगे। अच्छा जी, आपने बता तो दिया कंपनी के बारे में, याद है ना? अभी हम लोग किस नंबर स्टेप पर है, याद है? मैं आप लोगों को दिखा दूं, हम लोग यहाँ थे, ये है ना? हम लोगों ने कवर किया कस्टमर आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, जेनरेट लीड क्या है, 1-on-1 क्या है। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लोकेट याद रखिए। लोकेट मतलब सुनना जरूरी है, लिसन। याद है मैंने अभी कहा भी था ना शिवम सिंगर के बारे में, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। सामने वाले के साथ जब आप 1-on-1 मीटिंग कर रहे हो, आप सुनो, उसके सवालों को सुनो, ऑब्जर्व करो कि क्या सच में वो आपके टीम में आने लायक हैं, क्या सच में उनमें बिजनेस पोटेंशियल है, क्या सच में वो बिजनेस को समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोच के बताइए, अगर मैं यहाँ पर आता, खड़ा होता और आपके सामने आकर बात करने से पहले मैं अगर ऐसे कर रहा होता तो ऐसे,
मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी। आपको मुझे देखकर क्या लग रहा था? सीनियर कॉन्फिडेंट नहीं है ना? आप एक बार आप खड़े हो जाओ, मेरे हाथ वाथ काँप रहे होते, कैसा लगता है आपको देखकर? सीनियर कहाँ से आया हो, खाना वाना क्यों नहीं खाया? दिमाग में ये बात आती है ना। जब आप किसी से मिलते हो ना, उसके बैठने के तरीके से, उसके हाथ मिलाने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके देखने के तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ये बंदा बिजनेस में आने के लायक है या नहीं। क्योंकि याद रखिए आपको मेरी बात, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप लोग इस बिजनेस में आए हो, आपके अपलाइन ने कुछ ना कुछ देखा है आप में, तभी आपको लायक समझा है, तभी आपको भी आगे यही करना है। नालायक लोगों की भर्ती नहीं करनी। पैसे चाहिए, पैसे दे लो, पैसा बहुत है, पैसे दे लो। बिजनेस नहीं होगा, काम नहीं होगा, मिलने के लिए मत बोलना मुझे। ऐसे लोग नहीं चाहिए होते। तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, कंबाइन अपने थॉट्स को उनके थॉट्स को कंबाइन करो। ऐसा तो नहीं कि मैं आम बोल रहा हूँ, भाई साहब अमरूद समझ रहे हैं, जब आपने इमली बोल रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं ना। क्या मेरी बात उन्हें समझ में आ रही है? क्या वो मुझे कन्विंस कर पाएंगे? क्या वो किसी और को कन्विंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, भाई लाइफ नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है। आस्क क्वेश्चन, जब उनके सवाल आते हैं ध्यान से सुनिए, और 2 ही चीजें होंगी, या तो आपको उनके सवालों का जवाब पता है, आप अच्छे से समझाओ, तरीके से समझाओ, और अगर जवाब पता ना हो तो आप ये बोलो कि मैं अपने अपलाइन सीनियर से पूछूंगा और पूछकर आपको जवाब दूंगा। मैं आपके सवाल को टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, मैं पूछूंगा फिर आपको जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, मैं अपने अपलाइन सीनियर से पूछूंगा, आपको जवाब दूंगा। या एक काम करते हैं, अगले हफ्ते मिल लेते हैं, सोमवार सुबह 11 बजे मिल लेते हैं, मैं अपने अपलाइन सीनियर को लेकर आऊंगा, अगले हफ्ते मिलते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिल जाता। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो ना? दिस इज हाउ यू आस्क क्वेश्चन। टॉक बेनिफिट, उनके फायदे की बात करो, मैनू की तेनू की, याद है ना? उनके फायदे की बात। आपको बिजनेस में कितना फायदा होगा, आपके टारगेट क्या है? अगर उसने बोला कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, अपने पेरेंट्स को अच्छे पैसे कमा के देने का मन करता है, आप ये करोगे तो आप ऐसा कर पाओगे। उनके फायदे की बात करो। लेट्स टॉक बेनिफिट्स। एम्पैथाइज, एम्पैथाइज मतलब आपको उन्हें समझाना ही पड़ेगा कि आप भी उनके जैसा सोचते हो। अगर मैं किसी को ये बात बोलूं, सच बताऊं, मुझे भी अगर कोई इस तरह बिठाकर समझा रहा होता ना, तो शायद मैं इतना ही शक करता जितना आप मेरे पे शक कर रहे होते हैं। आपको ये लगता होगा ना कि पता नहीं मैं सही काम बता रहा हूँ, आपको गलत काम बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। लेकिन जब मेरे अपलाइन सीनियर जब पहली बार मुझे समझा रहे थे, मैं भी ऐसे ही डरा हुआ था जैसा कि आप डरे हुए। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया, एक एक बातें पूरी बताई, मुझे लगा वाह, यही काम तो मैं सोच रहा था, यही तो चाहिए। तो आप में मेरे में कोई बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, आप जैसे सोचते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ मैं। तो जब आप ये सब बातें करते हो ना, सामने वाला अपने आप क्लच में आता है, उसे लगता है यार ये समझ रहा है, ये समझता है, मुझे जरूर सोचता है। दैट इज व्हाट यू कॉल एम्पैथाइज। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए ये होना जरूरी है। क्लियर है? एवरीवन? सबकी बात? लाइट ऑन करो। फिर नहीं करना। ओके, ट्राई क्लोज। अब बारी आती है उनके साइन अप करवाने की। कोशिश कीजिए कि उनका साइन अप हो जाए। चीजें आपको समझ में आ रही है तो क्या हम साइन अप कर लें? अगर आपको सब चीज समझ में आ गई, प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्रोफाइल समझ में आ गया, प्राइस समझ में आ गया, तो व्हाई डोंट यू साइन अप? आइए, रिसोर्ट फैमिली के मेंबर बनिए, हमारे कम्युनिटी में शामिल हो जाइए, साइन अप करवाइए। कोशिश आपकी ये रही। और अगर वो मना करता है, अभी नहीं, थोड़ा सोचने का वक्त मिलेगा, आप बताइए, अगले हफ्ते मिल जाते हैं, सोमवार सुबह 9 बजे या फिर मंगलवार शाम 6 बजे। याद है ना? साथ ही साथ अगर उन्होंने साइन अप कर लिया, तारीफ कीजिए, फिर तारीफ कीजिए कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप अपने डिसीजन को कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, कभी भी अफसोस नहीं करेंगे। और अगर आपने सीरियसली हमारे साथ मेहनत की, हम दोनों साथ मिलकर के बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले हैं। अगर आप अच्छी शॉप में जाओगे ना, अच्छे दुकानों में जाओगे ना, और आपने कोई अच्छी चीज खरीदी, खरीदने के बाद भी शॉपकीपर तारीफ करता है, साहब नाइस चॉइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया आपने, आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है। लोगों को अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट सुनना लोगों को अच्छा लगता है। तो साइन अप की बात नहीं, ट्रायल क्लोज की बात नहीं, तारीफ होते रहे। और सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट में बिजनेस एनालिसिस कौन होगी? या तो वो 1 से लेकर 5 स्टेप अब बार बार कर रहे होते हो। अब बारी आती है बिजनेस एनालिसिस।
कि मैंने पिछले महीने क्या किया, पिछले 2 हफ्ते से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से मिली, अब मुझे कितने लोगों से मिलना है, कितने लोग ऐसे बच गए जिन्होंने कहा था बाद में कॉल करना, 10 लोग ऐसे जिन्होंने कहा था बाद में कॉल करना, अब उन्हें कॉल बैक करूंगा। ये बिजनेस एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे करोगे बिजनेस एनालिसिस? देखिए ये एक छोटा सा कैलेंडर है, बोर मत होना, ट्रेनिंग बस खत्म ही होने वाली है, जितने लोगों को नींद आ रही हो तो ठीक है। मैं बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना आपको। देखिए एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। लास्ट मंथ बिजनेस LMB देखो आप। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट परफॉर्मेंस क्या थी मेरी। आज की डेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, शुरू से देखिए आज की डेट क्या है? 6 जनवरी। आप यहाँ लास्ट मंथ का बिजनेस देख सकते हो कि 31 दिसंबर मैं इस रैंक पे था, मेरी इनकम इतनी थी, ठीक है। करंट टारगेट इस मंथ का मैं टारगेट क्या ले रहा हूँ, आज की तारीख है 6 जनवरी, मेरा रैंक ये है और इस महीने का मेरा टारगेट इनकम ये इतना होना है, ये मेरा टारगेट है। लास्ट महीने मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी, इस महीने का मेरा टारगेट है। ऐसे एक बार लिखो, मैं जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही लिखो, पेन लो पेपर लो लिख लो, पेन पेपर नहीं है नाखून से दीवार पे खरोच लो, लिखो जरूर। आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जनवरी मंथ का मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 3 मेवन तो लेकर आऊंगा और 2 इन्फ्लुएंसर या 2 प्रमोटर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये टारगेट ऐसे लेकर चलो। अब देखो मैं नीचे क्या बात कर रहा हूं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो लास्ट मंथ बिजनेस पहले हफ्ते यानी दिसंबर के महीने में पहले हफ्ते में मेरा बिजनेस क्या था, और जनवरी के महीने में पहले हफ्ते में मेरा बिजनेस कितना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दिसंबर में पहले हफ्ते में मैं कितने लोगों से मिली थी, कितने लोगों से मिला था, मैं 2 लोगों से मिल पाया था। इस बार तो 1 ज्यादा करूंगा, कुछ भी हो जाए। जनवरी का ये पहला हफ्ता चल रहा है, इस बार मुझे 3 लोगों से मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो। ये आपने टारगेट बना लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दिसंबर में पहले हफ्ते में किन किन लोगों ने मेरी मदद करी थी, किन किन लोगों ने कहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आपके लीडर्स कौन है, अच्छे लोग कौन है। याद है अच्छी संगति की बात करो था ना, मुझे किन लोगों के साथ उठना बैठना है। टारगेट हर किसी चीज का बन सकता है। कंपैरिजन आपको ऐसे ही करना है, LMB CMB, लास्ट मंथ बिजनेस, करंट बिजनेस। तो दिसंबर पहले हफ्ते मेरा बिजनेस क्या था, करंट मंथ में पहले हफ्ते में मेरा बिजनेस क्या है, और मेरे पोटेंशियल लीडर कौन थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और अब मुझे उनके साथ क्या करना है। कि जितने भी एसेस हैं यहाँ पर, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ। आप अपनी टीम में भी टारगेट इस तरह बना सकते हो कि मेरे पिछले महीने के हीरो कौन थे, इस महीने का हीरो कौन होगा। ये टारगेट का बनना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है ना? बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। और सबसे लास्ट में है फॉलोअप। फॉलोअप सबके साथ, कस्टमर के साथ भी जिन्होंने कहा था कि बाद में कॉल करना, अगले महीने कॉल करना, उनके साथ भी फॉलो। मेरे अपलाइन सीनियर के पास में गया था, शिवम सीनियर के पास में जब गया, मैंने बोला शिवम सीनियर ये समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, अगले हफ्ते आना, कल कॉल करना। मैं उनके साथ भी फॉलोअप करूंगा। ये फॉलोअप सबके साथ जरूरी है। LND टीम से रजनीश सर आए थे, बड़े स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को। उन्होंने बोला था अगले हफ्ते कॉल करना, छोड़ूंगा तो नहीं, बोला उन्होंने करूंगा। शिवम सीनियर रजनीश सर का नंबर देना, नंबर दिया, बोला सर आपको याद है, बोला था आपने पिछले हफ्ते, बताओ सर अभी बताओ क्या करना है। पीछा छोड़ना मत, लेकिन पीछे ऐसे भी मत पड़ जाना कि लोगों को लगा फिर कॉल कर रहे हैं। तो गैप का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, तो सीनियर अपलायंस के साथ, नए पार्टनर के साथ, प्रोस्पेक्ट एंड सस्पेक्ट के साथ, रिलक्टेंट कौन लोग होते हैं जो जिद पे अड़ गए, यार कुछ भी कर ले, नहीं करना साया, नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है बुरी चीज है, कोई बात नहीं, मैं 2 महीने बाद मिलूंगा आपको, कोई परेशानी नहीं। इन द मीन टाइम मैं बस एक लिंक भेज रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो चेक करो, नहीं चाहो मत करो। 2 महीने बाद कॉल करो, 2 महीने बाद कॉल करो, सर क्या हाल कहते हैं, पहचाना 2 महीने पहले बात हुई थी, चेक वेट किया आपने, कुछ शॉर्ट के बारे में कुछ पता चला आपको, सर पिछले महीने हमारी टीम ने ना इतना बिजनेस किया, या पता चला हमारे कंपनी को ये अवार्ड मिला, हमारी कंपनी ने ना ये इवेंट किया था गोवा में, बहुत बड़ा बहुत मस्त इवेंट था।
इधर उधर की बातें करो और परिवार में कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, दुनिया भर की बातें करने के बाद। और सर अभी आपने क्या सोचा है, डिसीजन लिया? नहीं करना साइन, अभी भी नहीं करना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, महीने 2 महीने बाद बात करूँगा। छोड़ो ना, मतलब है ना, छूटना नहीं चाहिए, गैप के साथ मिलते रहते। तो ये था फॉलो, और इस तरह से हमारा वो सर्कल पूरा हो जाता है जिसमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जनरेट लीड्स, 1-on-1, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ट्रायल क्लोज, बिजनेस एनालिसिस फॉलो अप। ये याद रहेगा सबको? सबको पक्की बात? नंबर 1 पे क्या है? नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, उसके बाद फिर और फिर अच्छा, तो नंबर 6 पे क्या है? नंबर 4 पे कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगी। पीछे से शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में क्या आता था? फॉलो अप। जी, पीछे पड़ेगा फॉलो अप। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? क्या था? क्या था? उससे पहले क्या था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबको पता ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं? उससे पहले क्या था? 1-on-1। 1-on-1 से पहले जनरेट इंटरेस्ट, और सबसे पहले याद रखना चाहिए, ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, तरीका यही। ओके, तो यहां पर होती है कहानी खत्म। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसे हो वैसे ही लोगों को लाना है। लेकिन हमारा आज का ज्ञान ये कहता है, ध्यान से सुनना, समझना। टेल मी, आई विल फॉरगेट। मुझे कुछ बताओगे ना सीनियर आप, मैं पक्का भूल जाऊंगा, पक्का। लेकिन मुझे अगर आप कुछ दिखाओगे ना सीनियर, तो हो सकता है मैं याद रखूं। तो मैंने दिखाया, तो हो सकता है आप लोग याद रखोगे। लेकिन मेरे से करवाओगे ना अगर सीनियर, तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज। तो ये मैं खड़ा करके जो ज्ञान की गंगा बहाई है मैंने, तो मेरे वीर पुत्रों, यहां से जब आप निकलते हो, दिमाग में ये बात रखना है कि टारगेट बनाना है, बिजनेस एनालिसिस करनी है। 3 लोग तो 3 लोग, FNF = C, याद है ना वो? भूलना नहीं। तो टेल मी, आई विल फॉरगेट। मैं कुछ बताता, ये सब बंद करके अगर मैं बताता, अच्छा पता है ये होता है, फिर ऐसा होता है, वो होता है, ऐसा होता है, इतनी बात होती है, आप भूल जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने दिखाना शुरू कर दिया, आपको धीरे धीरे याद रहेंगी चीजें। लेकिन जब आपको शिवम सर प्रैक्टिकल करवाएंगे, जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे, तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। बल्कि आप लोगों को भी बता रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे और वैसे करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी टीम हो। अच्छी टीम बननी चाहिए ना? तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुड टीम और बैड टीम किसे कहते हैं। देखोगे? ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आई होप कि इसमें आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, बट प्लीज मैनेज करना। शांति, आवाज बहुत कम है इसमें। आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, मुझसे
कोई मतलब नहीं, बस करो, मजा आ रहा है, करो। इधर कोई टारगेट नहीं होता, बिना टारगेट के काम करते तो ऐसे ही होता है, लेकिन गुड टीम क्या है? गुड टीम ठीक है ना? Yes. मिलके काम करते तो छीन कर रख देंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच। इस तरह से सभा समाप्ति की घोषणा होती है। बट आई होप कि जो मैंने कहा है आप लोगों से, हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा यहाँ पर, आप लोगों ने ढेर सारे नोट्स बनाए और हम लोग इस चीज पे अमल करेंगे। yes! पक्की बात? yes! ट्रेनिंग सीख थी? yes! मजा आया पूरा आई होप कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। ओके, आई एम डन। ओवर टू यू शिवम, प्लीज। Thank you so much. Anytime, sir.